झाओ जुनियाओ की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। महारानी को क्या हो गया है? शाही चिकित्सक ने कहा। महारानी का चेहरा पीला पड़ गया है और वह बेहोश है। ऐसा लगता है कि अत्यधिक क्रोध के कारण उनके दिमाग में कफ जम गया है। क्या ये गंभीर मामला है? आखिरकार वह उसकी मां थी। झाओ जुनियाओ का चिंतित होना स्वाभाविक था। कुछ देर सोचने के बाद शाही चिकित्सक ने तुरंत कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं वास्तव में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। हमें दवा की एक खुराक देनी होगी और उसकी प्रतिक्रिया देखनी होगी, उसके बाद ही हम कुछ और कह सकते हैं। तो मामला काफी गंभीर था। झाओ जुनियाओ की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गई। उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूमी। सभी महिलाएं सिर झुकाए बैठी थी। हर चेहरे पर चिंता झलक रही थी। कुछ महिलाएं जिनमें अभिनय की अच्छी क्षमता थी, लगभग अपने आंसू पोंछने के लिए रुमाल निकालने ही वाली थी। श्रेया रुकी भी उनके बीच सिर झुकाए खड़ी थी, एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जोर से सांस ले सके और माहौल कुछ हद तक असहज था। सिस्टर किंग ने स्वयं दूसरों को दवा तैयार करने के लिए प्रेरित किया और जल्द ही एक कटोरी दवा लेकर आई। महारानी तेजी से आगे बढ़ी। बहन, मुझे करने दो। बहन किंग ने जल्दी से कहा, महारानी जी कृपया ऐसा न कहें। इस नौकर को ही करने दीजिए। ये कहने के बाद उसने इस पर विचार किया, महसूस किया कि यह पूरी तरह से उचित नहीं है और जल्दी से कहा, ये नौकरानी बारीकी से सेवा करने की आदी है, मुझे डर है कि महाराज शायद इस काम में अभ्यस्त न हो। जब वह बोल रही थी तब भी ये पूरी तरह से सही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जितना ज्यादा समझा रही थी, बात उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। सिस्टर किंग खुद भी थोड़ी घबराई हुई थी, इसलिए उन्होंने बात करना बंद कर दिया और दवा लेकर अंदर चली गई। महारानी कुछ हद तक नाखुश दिख रही थी। क्या सिस्टर किंग का इशारा यह था कि वह महारानी की सेवा में बहुत कम ही जाती थी? वास्तव में वह ऐसा बहुत कम ही करती थी, लेकिन सम्राट तो फिर भी मौजूद थे, ऐसे में ये टिप्पणियां बिल्कुल अनुचित थी। असल में सिस्टर किंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। हालांकि महारानी के अचानक बेहोश हो जाने के कारण यह मामला महारानी से अटूट रूप से जुड़ गया। वह भी कुछ हद तक असंतुष्ट थी। महारानी होने के नाते नियमित रूप से उपस्थित न होना एक बात थी, लेकिन अब सम्राट को लेकर महारानी डोवेजर से भी उसका झगड़ा हो गया था। महारानी डोवेजर चाहे कितनी भी असभ्य क्यों न हो, आखिर वह बुजुर्ग थी। क्या युवा पीढ़ी उन्हें थोड़ी छूट नहीं दे सकती थी? अगर सम्राट को आपत्ति थी, तो महारानी को मध्यस्थता करनी चाहिए थी। वो दोनों के बीच संदेश कैसे पहुंचा सकती थी, जिससे महारानी डोवेजर इतनी नाराज हो जाएं? अफसोस, झाओ जुनियाओ ने गंभीर चेहरा बनाए रखा और आगे कुछ नहीं कहा। महारानी भी बहुत शर्मिंदा थी। उसके पीछे खड़े लोग सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे अपनी उपस्थिति को यथासंभव कम करने की कोशिश कर रहे थे। भीतरी कक्ष में दवा पीने के बाद महारानी कुछ देर बाद आखिरकार जाग उठी। महारानी, बहन किंग ने उत्साह से पुकारा। महारानी ने नींद से बेहाल होकर अपनी आंखें खोली और कमजोरी से अपने आसपास का जायजा लिया। क्या मेरे साथ क्या हुआ? बहन किंग ने जल्दी से कहा, महारानी आप बेहोश हो गई थी। सौभाग्य से शाही चिकित्सक समय पर आ गए। आपने दवा ले ली है और अब आप बिल्कुल ठीक हैं। महारानी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अंततः उन्हें याद आया कि वे बेहोश क्यों हुई थी। उसके चेहरे पर तनाव आ गया और फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी। मैंने अपना अधिकांश जीवन महल में कठिनाइयों को सहते हुए और शाही पुत्र को वयस्क होने तक पालते पोसते हुए बिताया है और अंत में मुझे पता चला कि वह इतनी तुच्छ बात पर भी मेरा विरोध करेगा। हरम में इतनी सारी महिलाएं होने के बावजूद वानेन स्वीकार्य क्यों है? उसे शिव परिवार की शान और धन संपत्ति को बनाए रखना था। महारानी ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बहन किंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा, महाराज आप गलत समझ रही हैं। जैसे ही सम्राट को आपके बीमार होने की खबर मिली, वे तुरंत यहाँ आ गए और बाहर बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हम सम्राट को अंदर आने के लिए आमंत्रित करें? ये सुनकर महारानी ने उपहास किया। किस लिए? क्या वह मुझे और भी बीमार देखना चाहता है? बहन किंग बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि महारानी ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इन्हें जाने दो। सब बाहर जाओ, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। आखिरकार मैं तो बस एक झगड़ालू बुढ़िया हूँ। मैं जो कुछ भी कह दिया करती हूँ वह गलत ही होता है। उन्हें जाने के लिए कह दो। इतना कहकर उसने रुककर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। बहन किंग चिंतित हो गई। महारानी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? राजपरिवार में माता पुत्र का रिश्ता स्वभाव से ही नाजुक और बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। महारानी डोवेजर के इस तरह के व्यवहार से क्या वह सम्राट को और दूर नहीं धकेल रही थी? ये सोचते हुए सिस्टर किंग ने कुछ और शब्दों से उसे फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो महारानी ने अपना मन बना लिया हो। उन्होंने अपनी आंखें मजबूती से बंद रखी, बिना हिले डुले, और अपने आदेश को वापस लेने का उनका कोई इरादा नहीं था। आह भरते हुए सिस्टर किंग खाली दवा का कटोरा अपने साथ बाहर ले गई। झाओ जुनियाओ का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने भीतर बैठी महारानी के कहे हर शब्द को स्पष्ट रूप से सुना था, इसलिए उसका हृदय भी निर्मम हो गया। उसे नहीं पता था कि उसकी मां के दिल में उसका बेटा ज्यादा महत्वपूर्ण था या शिव परिवार की शान और दौलत। क्या एक कुलीन पत्नी का होना ही काफी नहीं था? वह शिव परिवार की महिलाओं को एक के बाद एक महल में भेजने की इतनी जल्दी में क्यों थी? आखिर उसे क्या संतुष्ट करेगा? उनमें से किसी एक को महारानी बनाना या उनके बेटे को युवराज? इस राज्य का उपनाम झाओ है, शिव नहीं। झाओ जुनियाओ जितना इसके बारे में सोचता उतना ही घुटन महसूस करता। जैसे ही सिस्टर किंग कुछ कहने ही वाली थी, झाओ जुनियाओ ने अचानक अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बहन, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह रुका और फिर बोला, मैं इस राष्ट्र का शासक हूँ, एक पवित्र आदेश वापस नहीं लिया जा सकता। चूंकि महारानी जाग उठी हैं, उन्हें आराम करना चाहिए। मैं किसी और दिन आऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन झटक दी और सबसे पहले वहां से चला गया। बहन किंग ने मुंह खोला, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह बस सम्राट को दूर जाते हुए देखती रही। चिंतित भाव से भरी महारानी ने जल्दी से आगे आकर पूछा, बहन, महारानी मां का स्वास्थ्य कैसा है? जैसे ही सिस्टर किंग जवाब देने ही वाली थी, अंदर बैठी महारानी ने अचानक जोर से चिल्लाकर कहा, मेरी भलाई से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तुम्हारी झूठी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बहन किंग, उन्हें जाने के लिए कहो। सब लोग चले जाओ। महारानी भी स्तब्ध रह गई। शर्म से उनका चेहरा लाल हो गया। बहन किंग अंदर वापस जाना चाहती थी, लेकिन महारानी अभी भी वही थी। एक से दूसरे की ओर देखते हुए उसे अचानक समझ नहीं आया कि क्या करे। अंत में महारानी ने ही कड़वी मुस्कान दी, अगर मां थकी हुई है तो कृपया आराम करें। आपकी बच्ची अब यहाँ से चली जाएगी। इतना कहने के बाद उसने सिस्टर किंग की ओर भी देखा। बहन, कृपया उसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे तुरंत सूचित करना। निर्देश देने के बाद महारानी अपने लोगों को लेकर चली गई। स्थिति को देखकर वहां मौजूद लोगों ने भी सम्मान व्यक्त किया और चुपचाप वहां से चले गए। निमिषों महल में अंततः शांति लौट आई। महारानी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके दिल में क्रोध उबल रहा था। शाम होते होते उसने दवा लेने से इनकार कर दिया, कटोरा तोड़ दिया और गुस्से में चिल्लाई, मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है। इससे उन्हें मेरी बदसूरत शक्ल देखने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। बहन किंग ने फर्श पर बिखरी हुई दवा और कटोरे के टूटे हुए टुकड़ों को देखा और अचानक बहुत थका हुआ महसूस करने लगी। वह महारानी के सेवन से जुड़ी कोई भी चीज कभी दूसरों को नहीं सौंपती थी, हमेशा खुद ही उसका ध्यान रखती थी। चिलचिलाती गर्मी में वह दिन का अधिकांश समय उस छोटे से चाय के कमरे में खड़ी रही, सिर्फ इसी कटोरी औषधि को बनाने के लिए। वह बूढ़ी थी और वह थकी हुई भी थी। अब महारानी के एक इशारे से ही सब कुछ बर्बाद हो गया। बिना दवा लिए उनकी बीमारी में सुधार कैसे हो सकता था? आखिर महारानी मां की इच्छा क्या थी? बहन किंग वहां उदास खड़ी रही और काफी देर तक चुप रही। महारानी डोवेजर ने उसे देखकर महसूस किया कि शायद वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है, लेकिन वह महारानी थी, सम्राट की माता। भला उनसे गलती कैसे हो सकती थी? और उनके लिए किसी नौकर से माफी मांगना नामुमकिन था, भले ही वह नौकरानी उनकी बड़ी बहन ही क्यों न हो, जो वर्षों से उनकी सेवा में अडिग रही हो, अटूट निष्ठा और समर्पण दिखाती रही हो। नामुमकिन। कुछ देर बाद बहन किंग अचानक मलबे के बीच घुटनों के बल बैठ गई। चीनी मिट्टी के नुकीले टुकड़ों ने उसकी त्वचा को भेद दिया और उसके घुटनों के नीचे से खून रिसने लगा। सिस्टर किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह सख्ती से घुटनों के बल बैठी रही। महारानी, आपने इतने वर्षों तक सम्राट का पालन पोषण किया है।
आप उनके स्वभाव को अवश्य जानती होंगी। कुलीन पत्नी ने इतनी सारी बेतुकी हरकतें की हैं और सम्राट इतना नाराज हुआ है, फिर भी सम्राट ने कुलीन पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं किया। सब स्नेह के कारण है, सब स्नेह की वजह से है। आपको तुरंत परिणाम पाने की इतनी जल्दी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आपको सम्राट को इस हद तक परेशान करने की जरूरत नहीं थी। बहन किन का दिल बहुत टूट गया था। माँ और बेटे के बीच इतना अच्छा रिश्ता आखिर इस तरह क्यों बिगड़ गया। अपने घुटनों पर ताजा खून देखकर महारानी की चिंता कुछ तुच्छ सी लगने लगी। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, उठो, कृपया अभी उठो। लेकिन सिस्टर किंग विचलित रही और सीधे उनकी ओर देखती रही। महारानी, ये सेवक इतने वर्षों से आपके साथ रहा है और आपके दिल की चिंताओं को समझता है। लेकिन अगर आप चिंतित भी हैं, तो भी आप सम्राट के खिलाफ नहीं जा सकते। वो हमारे महान चुके सम्राट हैं, उन्हें केवल शिव परिवार की ही चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें पूरी दुनिया का ध्यान रखना होगा। इस तरह उन पर दबाव डालकर आप सम्राट को और दूर धकेल देंगे और ये सेवक ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता। महारानी जी। महारानी की आंखों में भाव धीरे धीरे धुंधले पड़ते गए। अंत में उसने हल्के से सिर हिलाया। बस करो, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। किंग, कृपया उठो। अंततः बहन किंग ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे उसने अपनी कमर मोड़ी, हाथों से जमीन का सहारा लिया और लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। खुद को संभाल पाने से पहले ही वो दोबारा गिर पड़ी। उसके घुटनों से निकला ताजा खून उसकी टांगों पर बह रहा था, जो मोमबत्ती की रोशनी में बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। किंग, महारानी ने अपने चक्करों की परवाह न करते हुए झट से उठकर जल्दी से बिस्तर से बाहर आ गई। किंग, कोई शाही चिकित्सक को बुलाओ। बेहोश होने से ठीक पहले सिस्टर किंग मुस्कुराने में कामयाब रही। महारानी, ये सेवक आपके प्रति वफादार रहा है, केवल आपकी और सम्राट की भलाई की कामना करता रहा है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो बेहोश हो गई। महारानी बहुत दुखी थी और उनका गला भर आया। किंग, मैं तुम्हारी भक्ति जानती हूँ। उन शब्दों के बाद वो और कुछ नहीं बोल सकी। डॉट डॉट डॉट। महारानी डोवेजर ने अंततः शिव वानियन से संबंधित मामलों को लेकर जुनून सवार होना बंद कर दिया। महारानी ने अंततः राहत की सांस ली। हालांकि अब उनके सामने एक और सिरदर्द खड़ा हो गया था। इतनी सारी सम्मानित महिलाएं एक साथ आ गई हैं, इन्हें कहाँ ठहराया जाए। महिलाओं को आसानी से ठहराया जा सकता है, बिना किसी झंझट के किसी भी कोने में रखा जा सकता है, लेकिन छठे दर्जे की सम्मानित महिलाएं, हरम के वैद स्वामियों के साथ इतनी लापरवाही से व्यवहार नहीं किया जा सकता। यू लैन एक बड़ा सा कागज लेकर अंदर आई। यह महारानी के अवलोकन के लिए हरम के सभी उद्यानों और स्थानों का नक्शा था। पत्र को खोलते हुए महारानी ने माथे पर शिकन डालकर विचार करना शुरू कर दिया। आदरणीय लेन और शी के साथ हुई घटनाओं के कारण लीजिंग पवेलियन और झाओ हुआ पवेलियन खाली हो गए हैं। आदरणीय चेंग और सोन महारानी निंग के साथ यचुन पैलेस में रह रही हैं। फिर महारानी की उंगली हरम के अन्य आलीशान कमरों पर मंडरा रही थी। पश्चिम की ओर नोबल कंसोर्ट का जिफू महल खाली पड़ा है, साथ ही कंसोर्ट युनपिन का याओ महल भी, और वहां कंसोर्ट चेंगपिन का जिहुआई महल भी है। यू लैन ने बगल से कहा। महारानी चेंगपिन के शिहुआई महल में लेडी झांग और लेडी झू रह रही हैं। महारानी को कोई चिंता नहीं थी, बस दो महिलाएं हैं, जरूरत पड़ने पर इन्हें हटा दीजिए। और फिर पश्चिम की ओर ऑर्किड मो पवेलियन, प्रेशियस स्ट्रीम पवेलियन और याओगुआन हॉल सभी खाली हैं। महारानी कुछ देर तक खुद से कुछ बुदबुदाती रही और अंत में उन्होंने अपनी भौहें ढीली कर ली। सौभाग्य से यहाँ पर्याप्त जगह है, वरना मुझे सचमुच नहीं पता होता कि मैं क्या करती। यू लैन मुस्कुराई। तो महाराज व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद महारानी ने कलम उठाए और लिखना शुरू कर दिया। लेडी डू, आदरणीय लेडी डू, आदरणीय लेडी डू इन सभी सुशोभित महिलाओं में से एकमात्र ऐसी है जिन्हें सम्राट ने स्वयं चुना है। ऐसा लगता है कि सम्राट उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें महारानी हुईपिन के साथ झाओशियांग मंडप में रहने की अनुमति दी गई है। झाओशियांग मंडप किंग्या निवास के ठीक सामने है। जब भी सम्राट लेडी शिया के घर जाते हैं, वे झाओशियांग मंडप से होकर गुजरते हैं। एक तरफ राजकुमारी है और दूसरी तरफ लेडी डू। इससे लेडी शिया का पक्षपात थोड़ा कम जरूर होगा। हालांकि यह बहुत उपयोगी नहीं था, फिर भी महारानी को कुछ राहत महसूस हुई। हम इस समूह में लेडी चियांग भी है जो सबसे अलग है। उनकी त्वचा पीली और साफ है और वे पवित्र और शालीन है। उनकी सुंदरता फूलों और चंद्रमा के समान है। उनकी त्वचा बर्फीली और हड्डियां जैद की तरह मजबूत हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके चेहरे की बनावट कुछ हद तक लेडी शिया से मिलती जुलती है। बस उन्हें लीजिंग पवेलियन में ही रहने दें। लीजिंग पवेलियन शियारुकी के निवास के पूर्व में स्थित है, वास्तव में काफी करीब है, केवल कुछ पेड़ों और फूलों से अलग है जो दृश्य को मुश्किल से ही बाधित करते हैं। फिर महारानी ने नामों की सूची पर एक बार फिर नजर डाली। कोई और उल्लेखनीय व्यक्ति न मिलने पर उन्होंने शेष लोगों को बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित कर दिया। वैसे भी वो उन्हें जानती नहीं थी और भविष्य में उन्हें जानने के लिए बहुत समय होगा। यंग यू ने उस पर एक नजर डाली और फिर पूछा, तो महाराज लेडी शिव के बारे में क्या? अचानक याद आने पर महारानी चौंक उठी। अरे, लेडी शिव भी तो हैं, उन्हें कहाँ ठहराना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद महारानी ने फैसला किया, उसे याओ महल में ही रहने दिया जाए। बिल्कुल सही, महारानी युनपिन महारानी शिव की खास लोगों में से एक है और लेडी शिव भी महारानी शिव की खास लोगों में से एक है। देखते हैं कि क्या वे शांति से एक साथ रह सकती हैं या फिर वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाती हैं। वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर वे चाहे तो हंगामा खड़ा कर सकते हैं। दरअसल महारानी का इरादा लेडी शिव को नोबल कंसोर्ट शिव को चिढ़ाने का था। उन्हें भली भांति पता था कि नोबल कंसोर्ट शिव उनसे बेहद नफरत करती थी। हाँ, नफरत तो मैं तुम दोनों को एक साथ रखने पर ही अड़ी रहूंगी। यू लैन कुछ हैरान थी। महाराज, आपने उसे सीधे जिफू महल में क्यों नहीं नियुक्त किया? महारानी ने उसकी ओर देखा और कहा, ना समझ लड़की, अगर मैंने उसे सीधे वहां नियुक्त कर दिया तो मेरी प्यारी बहन महारानी कैसे सहमत होंगी? अगर उन्होंने कोई हंगामा किया तो यह मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। यू लैन को अचानक समझ आ गया, महाराज सचमुच बुद्धिमान है। महारानी ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लगभग सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, आदेश जारी कर दीजिए। हाँ, यू लैन ने लिखा हुआ कागज उठाया और चली गई। डॉट डॉट डॉट। दोपहर के भोजन से पहले ही यह फरमान पूरे हरम में फैल चुका था। शियारुकी ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से मेरे यहाँ किसी को नहीं भेजा गया। अगर कोई आता तो मैं उसे स्वीकार नहीं करती और उसे वापस भेजने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता। जेडयू ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी आप गर्भवती हैं। महारानी इस समय किसी को नहीं भेजेंगी। पहले भी कुछ ऐसी घटनाओं का सामना कर चुकी महारानी शायद अपनी गर्भावस्था में दखल देने की हिम्मत नहीं करेगी। शियारुकी ने सिर हिलाया और फिर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, उसने मेरे घर पर किसी को नहीं भेजा, लेकिन सामने और बगल वाला घर पूरी तरह से भरा हुआ है। आदरणीय लेडी डू झाओशियांग पवेलियन में ठहरी है, आदरणीय लेडी जियांग लीजिंग पवेलियन में है और एक और उनके पीछे रह रही है। ये तो सचमुच दो तरफा हमले में फंसने जैसा है। फिर जेडयू ने मुस्कुराते हुए उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। महामहिम कुल 9 सम्मानित महिलाओं की नियुक्ति की गई है और वे हर जगह तैनात हैं, न कि केवल आपके निवास के पास। नोबल कंसोर्ट के जिफू पैलेस में 2 मेहमान आ गए हैं। महारानी युनपिन के याओ महल में 2 लोगों को शरण दी गई है और लेडी शिव के साथ कुल मिलाकर 3 हो गए हैं और 2 लोग शिहुआई महल में भी रहने चले गए हैं। हर जगह काफी भीड़ थी। अंत में महारानी ने इस बारे में सोचा, लेकिन फिर भी उत्तर पश्चिम कोने में बने मंडपों को नहीं खोला। वे वर्षों से खाली पड़े थे और उनकी मरम्मत की आवश्यकता थी, जो झंझट भरी और समय लेने वाली थी। फिलहाल उन्हें आगे की ओर ही रखना बेहतर था। ऐसा नहीं था कि जगह की कमी थी। शियारुकी ने हल्की सी मुस्कान दी। ये भी सच है। फिर उसने इस बारे में चिंता करना छोड़ दिया। चिंता करने की क्या बात थी? सम्राट महान चुके शासक थे। हरम में 3000 सुंदरियां भी होती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी। शियारुकी ने खुद को पंखा किया और राहत की सांस ली। महल के अंदर के दिन और भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। शियारुकी ने पाया कि इतने लंबे समय तक प्राचीन काल में रहने के बाद उसकी अपनी सोच भी सामंती होने लगी थी। उसने उस आदमी के बारे में सोचा जो हमेशा उस पर प्यार बरसाता था। फिर भी उसने लगभग 10 और युवा पत्नियों से शादी कर ली। हैरानी की बात है कि उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। अजीब है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे यह पसंद न आया हो?
ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा से सम्राट के आगमन का बेसब्री से इंतजार करती थी। अगर सम्राट आ जाए तो कितना अच्छा होगा। उनकी कृपा का आनंद लेना, स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाना और एक सुंदर पुरुष के साथ रातें बिताना जीवन सचमुच बहुत आनंददायक होगा। अगर वो नहीं आए तो क्या होगा? एक दिन न आना तो ठीक था, लेकिन अगर 10 दिन बीत गए और वो नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे अब वो गर्भवती थी, इसलिए उसके न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सम्राट तो कभी न कभी जरूर आएंगे। श्रेया रुकी उठी और थोड़ी देर टहलने चली गई। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती गई, उसने छाता उठाया और वापस लौट आई। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। उसने हैरानी से कहा। जेड्यू ने उसका समर्थन करते हुए कहा, अगले महीने से सबसे गर्म मौसम शुरू हो रहा है, भला गर्मी क्यों नहीं होगी? मालिक और नौकर बातें करते हुए घर में दाखिल हुए और भीतरी कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने बर्फ का एक कुंड देखा। श्रेया रुकी थोड़ी हैरान थी। अभी तो जून भी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि उन्हें वाकई गर्मी लग रही थी, लेकिन महल पिछले कुछ वर्षों से मितव्ययिता बरत रहा था। बर्फ केवल जून के सबसे गर्म महीने में ही उपलब्ध कराई जाती थी और महारानी भी इसका अपवाद नहीं थी। शाओ जीसी ने बगल से मुस्कुराते हुए कहा, नपुंसकी स्वयं आंतरिक मामलों के मंत्रालय में निर्देश देने गए थे। ये सम्राट की इच्छा भी होगी, कहीं ऐसा न हो कि आपको, मेरी महारानी, गर्मी से परेशानी हो। ज़िया रुकी ने सिर हिलाया। अच्छा ऐसा है। फिर वो खुशी-खुशी बर्फ के बेसिन की ओर दौड़ी और अपने पंखे को जोर-जोर से हिलाने लगी। ओह माय गॉड, मैं कितनी हॉट हूँ। गर्भवती महिलाओं के लिए गर्मी असहनीय होती है और उसे तो पहले इतनी गर्मी लग रही थी कि वह झपकी भी नहीं ले पाई। अब बर्फ की वजह से उसे थोड़ी राहत मिली। जेड्यू ने तुरंत आग्रह किया, महामहिम जरा आराम से। बर्फ के साथ भी इसका इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। श्रेया रुकी को खींचकर दूर ले जाया गया। उसके चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान थी। जल्दी करो, खाना मंगवाओ, मुझे अचानक भूख लग गई है, मैं भूख से बेहाल हूँ। हाँ, ज़ियाओ जीजी ने जवाब दिया और ज़ियाओ जू सर के साथ चली गई। शाही डॉक्टर झांग समय समय पर खाने में बदलाव लाने के लिए नया मेनू बनाते थे। महिला का भोजन अधिकतर उसी मेनू पर आधारित होता था, जिसमें वे व्यंजन शामिल होते थे जो उन्हें अक्सर पसंद होते थे और जिन्हें वे स्वयं चुनती थी। इसलिए आमतौर पर विशेष निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती थी। दोपहर में ज़िया रुकी ने अपना दोपहर का भोजन किया। वो बर्फ से ढके भीतरी कक्ष में लेटी हुई थी, ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। एक पतली रेशमी रजाई ओढ़ी हुई थी और आनंदपूर्वक सो गई। डॉट 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 दोपहर में नई महिलाएं अपने नए महल के कमरों में जाने लगी। जबकि बाकी सब ठीक थे, लेडी शिव बेहद पीड़ा महसूस कर रही थी। याओयू महल में महारानी युनपिन के साथ रहना, उसने पहले ही पूछताछ कर ली थी और उसे पता चला था कि महारानी युनपिन का स्वभाव सहज नहीं है। महल में प्रवेश करते ही इतनी अधिकारवान महारानी से सामना होने की आशंका से वह भयभीत हो गई। लेकिन चाहे वह कितनी भी डरी हुई हो, उसे जाना तो ही था, है ना? इस प्रकार लेडी शिव अपना सामान लिए, एक छोटी महल की दासी और एक छोटे हिजड़े को साथ लेकर चिलचिलाती धूप में याओयू महल की ओर चल पड़ी। अंदर आते ही लेडी शिव ने पहले अपने कमरे में जाने की हिम्मत न करते हुए सीधे मुख्य हॉल में चली गई। महारानी युनपिन अभी झपकी से उठी थी। गर्मी के कारण उनकी नींद खुली थी और वे पसीने से तरबतर थी, चिपचिपाहट और बेचैनी महसूस कर रही थी। नहाने का मौका मिलने से पहले ही उन्हें पता चला कि लेडी शिव आ गई हैं। वह अंदर से चिड़चिड़ी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे उससे मिलना ही था। बाहर जाने से पहले उसने काइडी से अपने बाल संवारने और साधारण कपड़े पहनने को कहा। अभी जागने की झुंझलाहट के कारण उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। लेडी शिव ने बस एक नजर डाली और कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गई। आपकी सेविका, शिव परिवार की महिला शिव, महारानी युनपिन को प्रणाम करती हैं। महारानी युनपिन ने नीचे की ओर देखा और सुस्त स्वर में कहा, तो आप शिव परिवार से हैं? अपना सिर ऊपर उठाएं ताकि मैं आपको अच्छी तरह देख सकूं। लेडी शिव और भी ज्यादा डर गई, लेकिन फिर भी उसने धीरे-धीरे अपना सिर उठाया। महारानी युनपिन ने उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए आंखें से खुली। सचमुच महारानी की चचेरी बहन, तुम कुछ-कुछ उनसे मिलती-जुलती हो, है ना काइडी? काइडी भी हंस पड़ी। आखिरकार तुम एक ही परिवार से हो। अरे नहीं, मैंने तो सुना था कि अब तुम दोनों अलग परिवार से हो। तो शायद 180 साल पहले आपका एक ही पूर्वज रहा होगा। महारानी युनपिन ने रुमाल से अपना मुंह ढकते हुए और व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो? वे सचमुच खून के रिश्ते से संबंधित थे। आखिर वह महारानी की भतीजी है। ऊपर से मालकिन और उसकी नौकरानी खुलकर उसका मजाक उड़ा रही थी। नीचे लेडी शिव का चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। वह निम्न कुल में जन्मी थी, शिव परिवार की एक ऐसी शाखा से जो पहले ही पतन की ओर थी। सौभाग्य से उसके पिता ने अपने जीवन में काफी तरक्की की और 30 वर्ष की आयु में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल की सहायता से उन्होंने दरबार में एक आधिकारिक पद प्राप्त किया। हालांकि कई वर्षों बाद भी वे केवल चौथे दर्जे के संचार निदेशक ही थे। महल में उनका प्रवेश स्वयं महारानी की इच्छा से हुआ था। उनका साहस इसका उल्लंघन करने का नहीं था और वे केवल आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य थी। ऐसा लगा मानो एक लंबा समय बीत गया हो। आखिरकार महारानी युनपिन ने चिल्लाना बंद कर दिया। शिव का पीला चेहरा देखकर उन्होंने बनावटी चिंता जताते हुए पूछा, अरे शिव जी, ओह मुझसे गलती हो गई। अब जब आप याओयू महल में आ गई हैं, तो हम सब बहनें हैं। शिव बहन, आपका रंग कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? लेडी शिव का चेहरा और भी पीला पड़ गया और उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महारानी युनपिन। ये नौकरानी बिल्कुल ठीक है। महारानी युनपिन ने राहत की सांस ली। ये सुनकर अच्छा लगा। आजकल बहुत गर्मी है और आपके पास बहुत सारे काम हैं। मैं आपको और देर नहीं करूंगी। चलिए किसी और दिन बात करते हैं। काइडी, बहन शिव को क्रिम्सन मून पवेलियन ले चलो। काइडी ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर आगे बढ़ते हुए उसने कहा, लेडी शिव कृपया मेरे पीछे आइए। लेडी शिव ने राहत की सांस ली, अपनी महल की दासी की मदद से खुद को संभाला और खड़ी हो गई। उन्होंने झुककर अभिवादन किया और चली गई। डॉट 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 क्रिम्सन मून पवेलियन याओयू पैलेस में एक छोटा सा कमरा था। एक सुनसान कोने में स्थित। यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहता था और इसकी ठीक से सफाई भी नहीं की गई थी। काइडी उन्हें घुमावदार चट्टानी झुरमुटों और तालाबों से होते हुए ले गई। लगभग 15 मिनट बाद वे अंततः क्रिम्सन मून पवेलियन के द्वार पर पहुंच गए। हम यहाँ हैं, लेडी शिव, अब से आप यहीं रहेंगी। काइडी ने विनम्रता से कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या किसी चीज की कमी हो तो महारानी युनपिन से पूछिएगा। लेडी शिव चलने के कारण पीली पड़ गई थी और उन्हें खूब पसीना आ रहा था। ज्यादा सोचने का समय न होते हुए उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। धन्यवाद मिस काइडी। काइडी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कुछ और नहीं कहा और चली गई। लेडी शिव अपने सामान के साथ अटारी का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी और ये देखकर दंग रह गई। पीएफएफटी पीटीवाई दरवाजे से धूल का एक बड़ा गुबार गिरा और सीधे उसके सिर और चेहरे पर जा गिरा। उसका चेहरा पहले से ही पसीने से भीगा हुआ था और जब धूल उस पर गिरी तो उसकी पूरी सूरत पल भर में बिगड़ गई। मालकिन, महल की दासी झांवा दौड़कर आई और झटपट अपना चेहरा पोंछने के लिए एक रुमाल निकाला। लेकिन जैसे ही उसने पोंछा, उसके चेहरे पर कीचड़ के निशान बन गए जो और भी घिनौने लग रहे थे। लेडी शिव मानसिक रूप से टूट चुकी थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। झांवा घबराकर बड़बड़ाया, ये जगह इतनी गंदी है और किसी ने इसकी सफाई या तैयारी नहीं की है। यहाँ कोई कैसे रह सकता है? लेडी शिव थोड़ी देर रोई, फिर झांवा की तरफ देखकर दांत खींचते हुए बोली, छोड़ो इसे। अगर कोई सफाई नहीं करेगा तो हम खुद कर लेंगे। इतना कहकर वह अंदर चली गई। उसका कमजोर शरीर एक विलो वृक्ष की तरह डगमगा रहा था। मालकिन, आपकी सेहत ठीक नहीं है, इस नौकर को ही करने दीजिए, झांवा ने कहा और उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। क्रिम्सन मून पवेलियन पूरी तरह से जर्जर हालत में था। लकड़ी का अटारी कमरा तो ठीक ठाक हालत में था, लेकिन कई सालों से उसकी सफाई नहीं हुई थी।
अंदर कई बिस्तर, सोफे, मेज और स्टूल फफूंदी और नमी से भरे हुए थे। कीड़ों द्वारा इस हद तक खाए जा चुके थे कि वे उपयोग के लायक नहीं थे। उन्हें बदलना पड़ा। हर दिखाई देने वाली सतह मोटी धूल से ढकी हुई थी और कोने मकड़ी के जालों से भरे हुए थे। अंदर चलने पर भी धूल भरी फर्श पर पैरों के निशान बन जाते थे। वहां चूहे और तिलचट्टे की गंदगी भी थी। पूरी तरह से सफाई और मरम्मत के बिना इसमें किसी का भी रहना संभव नहीं था। हर कदम के साथ लेडी शेर का चेहरा पीला पड़ता गया और वह लगभग बेहोश हो गई। झाओ बड़ी मुश्किल से उसका सहारा बन पाया। मालकिन, क्या हुआ? मालकिन, मालकिन। असहाय होकर झाओ ने पहले अपनी मालकिन को बाहर निकाला, उसे जमीन पर लेटाया और फिर महारानी यूनपिन को खोजने के लिए दौड़ पड़ी। वो घुटनों के बल बैठ गई और अत्यंत विनम्रता से विनती करने लगी। महामहिम, क्रिम्सन मून पवेलियन की सफाई नहीं हुई है और यह रहने योग्य नहीं है। महामहिम यूनपिन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझ पर दया करें और मेरी स्वामिनी को बचाएं। महारानी यूनपिन स्नान करके और कपड़े बदल कर आई थी और उनका मूड बहुत अच्छा था। उसने अपने शरीर पर पंखा चलाया और अपनी एक भौं ऊपर उठाई। अरे, इसकी सफाई नहीं हुई है। इतना कहकर उसने काइडी पर एक नजर डाली। क्या हुआ? काइडी ने अपना माथा पीटने से पहले इधर-उधर आंखें दौड़ाई। हे भगवान, ये सब मेरी खराब याददाश्त की वजह से हुआ। मैं गृह मंत्रालय को सफाई के लिए बुलाना ही भूल गया। नियमानुसार जब कोई नया व्यक्ति महल में आता है तो महल की प्रमुख रानी को ही व्यवस्था करनी होती है। आखिर कौन करेगा अगर वही जिम्मेदार न हो? इस महल के सभी मामले चाहे छोटे हो या बड़े उसी के प्रबंधन में आते हैं। अगर आज लेडी शेर को सचमुच कुछ हो जाता तो रानी यूनपिन जिम्मेदार होती। इसलिए उन्होंने दोष अपने ऊपर न लेने का दृढ़ निश्चय किया था। अतः सारा दोष काइडी पर आ गया। महारानी यूनपिन ने काइडी पर गुस्से का नाटक किया, फिर भौहें चढ़ाकर उसे दोबारा डांटा और अंत में झाओ को उठने की अनुमति दी। अपनी प्रेमिका का अच्छे से ख्याल रखना। मैं तुरंत गृह मंत्रालय में किसी को भेजकर तुम्हारे आवास की मरम्मत के लिए लोगों को बुलाऊंगा। अगले 2 दिनों तक आप यहीं मेरे कमरे में रह सकते हैं। झाओ की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद महारानी यूनपिन। महारानी यूनपिन ने हाथ हिलाकर तिरस्कार का भाव दिखाया और झाओ ने आदरपूर्वक पीछे हट गया। महारानी यूनपिन ने मन ही मन सोचा, वह तो बस एक ऐसी महिला है जिसे सम्राट पसंद नहीं करते। फिर भी वह अति आत्मविश्वास दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आखिर सम्राट भले ही उसे पसंद न करे, लेकिन महारानी मां उसकी रक्षा करती हैं। थोड़ा सा अधिकार जताना ही काफी है, मुझे हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार लेडी शेर 2 दिनों तक महारानी यूनपिन के घर पर रही। अंततः आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने क्रिम्सन मून पवेलियन का पुनर्तः जीर्णोद्धार करवाया। अंदर का सारा फर्नीचर नए फर्नीचर से बदल दिया गया और सभी पर टंग ऑयल की परत चढ़ाई गई। पर्दे और फर्श को पहले समतल किया गया और फिर से बिछाया गया। महिला के पद के अनुसार सजावटी सामान और आवंटित राशन भी उपलब्ध कराए जाते थे। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये छोटी रकम भी नहीं थी। अंततः महारानी डोवेजर का समर्थन मिलना वाकई महत्वपूर्ण साबित हुआ। 2 दिन बाद लेडी शेर क्रिम्सन मून पवेलियन में रहने लगी। यह अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ सुथरा था, यहाँ तक कि फर्श पर बिछा कालीन भी नया था। वह बहुत संतुष्ट थी। भले ही फर्नीचर उच्च गुणवत्ता का न हो, कम से कम रहने लायक तो है। झाओ को भी अंततः राहत मिली। अफसोस, ऐसा लगता है कि महारानी मां ने आपको पूरा समर्थन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्वामिनी, जब आपके पास समय हो तो आपको महारानी मां से अक्सर मिलने आना चाहिए। लेडी शेर मुस्कुराई सहज रूप में। झाओ, मैं थक गया हूँ, मैं पहले थोड़ी देर सो जाऊंगा। महारानी यूनपिन के घर 2 रातें बिताने के बाद भी उनकी नींद बिल्कुल भी सुकून भरी नहीं थी। अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बिस्तर नया था और रजाई व बिस्तर की चादरें भी सब नई थी। लेडी शेर जल्दी ही सो गई। जब तक लेडी शेर की व्यवस्थाएं तय हुई तब तक अन्य नई सम्मानित महिलाएं सम्राट की सेवा में जुट चुकी थी। पहली ही रात से आदरणीय महिला डू द्वारा सम्राट की 2 बार सेवा करने के अलावा झाओ जुनियों के पास लगभग हर दिन एक अलग आदरणीय महिला होती थी। प्रतिदिन एक एक करके 8 सम्मानित महिलाएं। अंत में महल में आए नए लोगों में से केवल लेडी शेर ही ऐसी थी जिन्होंने अभी तक सम्राट की सेवा नहीं की थी। सम्राट ने उसे अपने शयन कक्ष में बुलाने में देरी की। जैसे जैसे महल में गपशप और अफवाहें फैलती गई, फुसफुसाहट और अक्कलों भरी आहें अधिक बार सुनाई देने लगी। मैंने सुना है कि चयन प्रक्रिया के दौरान महारानी और सम्राट के बीच विवाद हो गया था। सम्राट नहीं चाहते थे कि लेडी शेर महल में प्रवेश करे, लेकिन महारानी ने जिद की और इसी तरह उन्हें प्रवेश मिला। महल में प्रवेश करने पर जबकि अन्य सभी सम्मानित महिलाएं थीं, वह अकेली एक साधारण महिला थी। एक मूर्ख भी ये देख सकता था कि सम्राट को यह महिला विशेष रूप से पसंद नहीं थी। इसलिए धीरे-धीरे शाही रसोई, कपड़े धोने का विभाग और आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। लेडी शेर के लिए जीवन दिन ब दिन कठिन होता चला गया। सबसे पहले उसके भोजन की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई। दोपहर में उन्हें 2 व्यंजन मिलने थे, लेकिन देखिए उन्होंने क्या परोसा। खाना ठंडा था, बचा हुआ था, बस बर्तन के तले से खुरच कर निकाला गया था। कभी-कभी तो उसमें फफूंदी भी लग गई थी। सूप तो और भी ज्यादा अजीब थे। अगर दलिया होता था तो वह हमेशा पतला और पानी जैसा होता था। अगर कोई स्वादिष्ट सूप होता था तो उसमें मांस नहीं होता था और वे नमक डालने की जहमत तक नहीं उठाते थे, बस कुछ सब्जियों के पत्ते उसमें तैरते रहते थे। झाओ को मन ही मन संदेह हुआ कि यह शाही रसोई का गंदा पानी ही होगा। लेडी शेर ने यथासंभव सहन किया। हालांकि जून में एक दिन खाना खाने के कुछ ही समय बाद उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे और फिर वे बीमार पड़ गईं। वो बेहद बीमार लग रही थी। उसका रंग पीला और मुरझाया हुआ था और वह पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। महारानी यूनपिन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक शाही चिकित्सक को बुलवाया। जब कुलीन उपपत्नी शेर को इस बात का पता चला तो वह गुस्से में वहां पहुंची और महारानी यूनपिन को खूब खरी-खोटी सुनाई। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसके प्रति दयालु मत बनो? मैंने आंतरिक मामलों के मंत्रालय, शाही रसोई और कपड़े धोने के विभाग को आदेश दे दिए हैं। क्या तुम मेरी अवहेलना करने की हिम्मत करते हो? शिववाणी खुद को क्या समझती है? महारानी यूनपिन को इतनी बुरी तरह फटकार लगाई गई कि वह अवाक रह गई। महान महारानी, अगर वह इस हालत में मर जाती है तो मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा। यहाँ तक कि आप भी, अगर आपको महारानी के सामने खड़ा होना पड़े तो आप इसे सही नहीं ठहरा पाएंगे। कुलीन उपपत्नी शेर ने ठंडे लहजे में उपहास किया। महारानी, हम बेशक वो उसकी परवाह करती है, लेकिन मैं उसे बर्बाद करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। महारानी यूनपिन ने तुरंत उसे समझाने की कोशिश की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज। महारानी ने शायद इसी इरादे से उसे मेरी देखरेख में रखा था। भले ही सम्राट उसे नापसंद करते हो, फिर भी उन्होंने उसे लेडी की उपाधि प्रदान की। यदि आप अब उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं तो महारानी अत्यंत प्रसन्न होंगी। अगर लेडी शेर की मृत्यु हो जाती तो इसमें कोई संदेह नहीं होता कि यह कुलीन उपपत्नी शेर का ही काम था। उस समय सम्राट की तो बात ही छोड़िए, महारानी का क्या? महारानी हर अवसर का लाभ उठाने के लिए जानी जाती थी। अगर उन्हें सबूत मिल जाते तो परिणाम भयावह होते। कुलीन उपपत्नी शेर को अंततः कुछ स्पष्टता प्राप्त हुई। अधीर होकर उसने कहा, ठीक है, उसे जीने दो। कभी-कभी जीवित रहना मृत्यु से भी अधिक दर्दनाक होता है। इतना कहकर महारानी ने ठंडी हंसी हंसी और चली गई। भाग्य के एक अप्रत्याशित मोड़ के कारण लेडी शेर एक बड़ी आपदा से बाल-बाल बच गई थी। पलक झपकते ही जून आ गई। सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनी गई एकमात्र नवागंतुक के रूप में सम्मानित लेडी डू ने निश्चित रूप से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। पहले तो उन्हें लगातार 2 बार शयन कक्ष में बुलाया गया। बाद में एक अन्य अवसर पर उन्हें सम्राट के साथ शाही अध्ययन कक्ष में जाने के लिए बुलाया गया। वह दोपहर से शाम तक वहीं रही और सम्राट के साथ भोजन करने के बाद ही उसे वापस भेजा गया। उसने विनम्रतापूर्वक नपुंसकलिंग के शिष्य छोटी चूची को विदा किया। एक संतुष्ट और शर्मीली मुस्कान के साथ आदरणीय लेडी डू ने अपने मंडप का दरवाजा बंद कर दिया। डिंग जियान, क्या आपको लगता है कि पौराणिक सिया जेयू वास्तव में उतनी ही प्रिय है जितना कहा जाता है? हम यहाँ आधे महीने से हैं और सम्राट ने उसे एक बार भी मुलाकात नहीं की है। ये कहते हुए उसकी आंखों में गर्व की एक झलक दिखाई दी। डिंग जियान ने उसके कपड़े उतारने में मदद करते हुए कहा, मालकिन, शिया जेयू गर्भवती है।
सम्राट के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे कुछ अधिक महत्व देते हैं। आदरणीय लेडी डू ने सचमुच हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बिल्कुल सही, महल में प्रवेश करने से पहले मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि कृपा गौण है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो बच्चे पैदा करना है। श्रेया जेयू, वो तो वाकई बहुत भाग्यशाली है। ये देखते हुए कि वो उसकी पसंदीदा नहीं थी, कोई भी अनुमान लगा सकता है कि उसने बिस्तर पर उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया होगा। फिर भी वो गर्भवती हो गई। वाकई ये कितनी अच्छी किस्मत है। ये कहते ही अचानक उसके चेहरे का रंग कुछ फीका पड़ गया। मैं सम्राट की सच्ची सेवा कब कर पाऊंगी? उसने मन ही मन सोचा। डिंग जियान ने अपनी मालकिन के चेहरे के अचानक बदले हुए रंग को देखकर तुरंत पूछा, क्या हुआ महारानी जी? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? आदरणीय लेडी डू ने झटपट मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई असुविधा नहीं, शायद बस थोड़ी गर्मी है। वह ये बात किसी को नहीं बता सकती थी कि सम्राट ने उसे अपनी सेवा में नहीं बुलाया था। वह निश्चित रूप से दूसरों को ये बात नहीं बता सकती थी। अपनी मालकिन को ठीक देखकर डिंग जियान को भी राहत मिली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, ये गर्मियों का चरम समय है। स्वाभाविक रूप से गर्मी होगी, बस थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, गृह मंत्रालय जल्द ही बर्फ भेजने वाला है। आदरणीय लेडी डू ने सिर हिलाया। देर हो रही है, शियाओ क्वानसी से कहो कि खाना ले आए। हाँ, डिंग जियान ने सहमति जताई और निर्देश देने के लिए बाहर चला गया। किंगिया निवास। दोपहर का भोजन करने के बाद शिया रुकिंग अपने कमरे में लेट गई, जहां एक बर्फ का बेसिन रखा था और हल्की ठंडक का आनंद ले रही थी। जीसू और जीनिंग दोनों ओर से उसे पंखा कर रहे थे। उसके सामने रखी छोटी सी मेज पर एक बड़े से बर्तन जितनी बड़ी चमकदार थाली रखी थी, जिसमें करीने से कटे हुए फल थे, यंगताओ, खरबूजा, लीची, संतरे, सेब और भी बहुत कुछ, जिनमें कई बेमौसम फल भी शामिल थे। शिया रुकिंग ने जी भरकर फल खाए। मौसमी फल तो पहले से ही काफी अच्छे हैं, लेकिन ये संतरे, सेब और लीची, जो आमतौर पर शरद ऋतु में पकते हैं, यहाँ कैसे पहुंच गए? जी यूए और जियाओ जीजी ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस पड़े। हमने सुना है कि सम्राट ने खास तौर पर दक्षिण से फल मंगवाए हैं। उस क्षेत्र में भरपूर फल होते हैं और जब उनका मौसम आता है तो सारे फल एक साथ पक जाते हैं। सस्ते होने पर भी उन्हें कोई नहीं खरीदता, और अगर सारे फल खाए न जा सके तो ये बेकार है। इसलिए कुछ व्यापारियों ने सोचा कि फलों को संरक्षित करके ऑफ सीजन में बेचा जाए। इस तरह फल बर्बाद नहीं होंगे और उन्हें मुनाफा भी होगा। तब ज़ेड्यू को थोड़ी जिज्ञासा हुई, और वो कौन सा रास्ता है? शाओ जीजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह सोचते हुए अपना सिर खुजलाने लगा। शायद बर्फ से जम गया हो, लेकिन सच कहूं तो मुझे ठीक से पता नहीं। शिया रुकिंग ने अपने मुंह से यंगताओ की गुठली थूक दी और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो व्यापारियों का राज है, भला वे इसे किसी को कैसे बता सकते हैं? शियाओ जीजी झट से हंस पड़ा। बिल्कुल सही, वैसे भी हमें बस इतना पता है कि ये बेमौसम के फल बहुत महंगे होते हैं, और ऊपर से ये दक्षिण से इतनी दूर से आए हैं। सिर्फ मेहनत, श्रम और परिवहन का खर्च ही बहुत ज्यादा होगा। शियाओ जीजी ने आश्चर्य से जीभ चटकाते हुए कहा। ज़ेड्यू ने एक पल सोचा और फिर आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तो महल में हमारे अलावा और किसके पास ये हैं? शाओ जीजी ने जल्दी से कहा, महारानी को तो टोकरी भर भर कर उपहार मिले और महारानी को आधी टोकरी। यहाँ हमारी स्वामिनी के लिए। शाओ जीजी ने अपना सिर खुजाया। खैर, सम्राट ने उन्हें 2-3 बार भेजा है, कभी खुलेआम तो कभी छुपकर। कुल मिलाकर ये लगभग पूरी टोकरी है, बल्कि आधी टोकरी से भी ज्यादा है। ज़ेड्यू को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या महारानी के पास भी कोई नहीं है? शाओ जीजी ने सिर हिलाया। कम से कम मैंने तो ऐसा नहीं सुना। ज़ेड्यू को मन ही मन और भी आश्चर्य हुआ। इसका मतलब ये होगा कि हमारी लेडी को नोबल कंसोर्ट से भी बेहतर तरीके से रखा गया है। शाओ जीजी कुछ नहीं बोली, बस चुपके से सिर हिलाने की हिम्मत की। दूसरी ओर शिया रुकिंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपने पति सम्राट के लिए बच्चे पैदा करने में बहुत कष्ट सहा था। सम्राट का उसके प्रति ये दयालु व्यवहार बिल्कुल उचित था। यही सोचते हुए उसने एक और रसीला, आकर्षक बड़ा लाल यंगताओ उठाया, उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और न्याय की भावना से उसे खा लिया। जी यूई ने अचानक आह भरी, लेकिन महारानी जी, सम्राट 10 दिनों से अधिक समय से नहीं आए हैं। शिया रुकिंग ने उदासीनता से ओह कहा और कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ज़ेड्यू ने फिर पूछा, क्या आपको वाकई कोई चिंता नहीं है मेरी मालकिन? शिया रुकिंग ने मेज पर रखी फलों की प्लेटों पर एक नजर डाली और खाने के लिए एक और यंगताओ उठाया। मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? क्या ये काफी नहीं है? सम्राट उस पर विशेष कृपा करते थे और यह बात उसके लिए दिल से जानना ही काफी था। भला उसे बेवजह हंगामा करने और हर जगह दुश्मन बनाने की क्या जरूरत थी? खासकर हाल ही में महल में इतनी सारी नई सम्मानित देवियां आई हैं। जियाओ फांग हॉल में अभिवादन के दौरान सबकी निगाहें उसके पेट पर टिक गईं और किसी की भी मंशा अच्छी नहीं थी। छी, अभी अभी घोंसले में आई नन्ही चिड़ियाएं भी उसे पंगा लेने की हिम्मत कर रही हैं। हास्यास्पद। जी यूई अभी कुछ चिंतित थी। आखिरकार इस बार महल में बहुत सारे नए लोग आए थे। सम्राटों द्वारा नए लोगों को प्राथमिकता देने और पुराने लोगों को नापसंद करने के कई उदाहरण पहले से ही मौजूद थे। इस बार इतने सारे फल भेजे जा रहे हैं, क्या वह हमारी देवी के बारे में सोच रहे हैं या हमारी देवी के गर्भ के बारे में? चिंता न करना कैसे संभव है? ज़ेड्यू ही नहीं, बल्कि बाकी सभी लोग भी ज़िया रुकिंग को थोड़ी चिंतित निगाहों से देख रहे थे। शिया रुकिंग ने बेबसी से मुस्कुराते हुए अपने मुंह से यंगताओ का घूंट थूक दिया। तुम सब, सम्राट का न आना अच्छी बात है। अगर वो हर दिन आते तो मेरे पास रोने की भी जगह नहीं होती। कौन जाने उन स्त्रियों का स्वभाव कैसा होगा। अगर मैं सावधान नहीं रही और उनमें से किसी ने मुझ पर नजर डाली तो मेरे लिए, तुम्हारी स्वामिनी के लिए खुद को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। सम्राट हर दिन एक अलग महिला के साथ सोता है, शायद वह बस ये देखना चाहता है कि वे वास्तव में किस तरह के लोग हैं। बेशक उसने यह आखिरी वाक्य जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि मेरा अनुमान सही था या नहीं। मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। भले ही कोई सम्राट सचमुच नए को पसंद करता हो और पुराने से ऊब जाता हो, ये बिल्कुल सामान्य बात है। खैर, मेरा बच्चा मेरे पास है, सबसे अच्छा यही होगा कि मैं सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से बच्चे को जन्म दूं। लेकिन अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं उसे अपने साथ मौत में भी घसीट लूंगी। जब कोई व्यक्ति सचमुच मौत से नहीं डरता तो डरने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं। उसकी यह बात सुनकर ज़ेड्यू और अन्य लोगों ने अपनी बेचैनी को दबा लिया और कुछ हद तक राहत महसूस की। यह अच्छी बात है कि आप इतनी खुलकर सोच सकती हैं, महामहिम। शिया रुकिंग ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। ठीक है, चलो टहलने चलते हैं। दोपहर ढलते बीतते सूरज की गर्मी कम हो गई थी। जी यूई ने जल्दी से जीसू और जीनिंग को कुछ चीजें तैयार करने का आदेश दिया। चटाई, गर्म चाय, रेशमी रुमाल, पंखे और ऐसी ही अन्य छोटी मोटी चीजें। आप कहाँ जाना चाहेंगी मेरी महिला? चलो ताई पूल चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा और ठंडा मौसम है। हाँ, कुछ देर बाद मालकिन और उसके नौकर घर से चले गए। झाओक्सियांग मंडप किंगिया निवास के ठीक सामने था। ज़ियाओ क्वानज़ी भोजन लेकर वापस आया। कमरे में भोजन सजाते हुए वह चिचका और बोला, महामहिम, मैंने कुछ देखा है और मुझे नहीं पता कि मुझे इसका जिक्र करना चाहिए या नहीं। आदरणीय लेडी डू ने जल्दी से कहा, क्या बात है, बस मुझे बता दीजिए। फिर शाओ क्वानज़ी ने कहा, वापस आते समय मैंने एक छोटे हिजड़े को कपड़े से ढकी टोकरी लिए हुए पीछे किंगिया निवास की ओर जाते देखा। संयोग से उसने टोकरी को ठीक से नहीं पकड़ा था और हवा के एक झोंके से कपड़े का एक कोना उड़ गया। अंदर क्या था? आदरणीय लेडी डू ने उत्सुकता से पूछा। ज़ियाओ क्वानज़ी थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोला, ये फलों की टोकरी थी। मुझे लगा कि यह यंगताओ जैसी दिखती है। आदरणीय लेडी डू मन ही मन चौंक गई। उनके चेहरे के भाव कई बार बदले, फिर अंत में उन्होंने कुछ निराशा के साथ कहा, ऐसा लगता है कि ज़िया जेयू वाकई अफवाहों के अनुसार ही प्रिय हैं। शियाओ क्वानज़ी ने किनारे से बोलते हुए कहा, अरे महारानी जी, ऐसा जरूरी नहीं है। आखिरकार शिया जेयू गर्भवती हैं, सम्राट का उन पर विशेष ध्यान देना स्वाभाविक ही है। इस नौकर ने पूछताछ की है। महल में प्रवेश करने के बाद पूरे 1 साल तक शिया जेयू को कोई विशेष सम्मान नहीं मिला। पिछले साल के उत्तरार्ध में ही किसी अज्ञात कारण से अचानक उन्हें सम्राट का स्नेह प्राप्त हुआ। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्राट शायद उन्हें उतना महत्व नहीं देते। आप महारानी जी अलग हैं। महल में प्रवेश करने वाली सभी युवतियों में से सम्राट केवल आपको ही विशेष स्नेह देते हैं।
इस उत्साहपूर्ण चापलूसी की बौछार के बाद आदरणीय लेडी डू का अहंकार अत्यधिक संतुष्ट हुआ। मुझे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा कि किसी को पता न चले कि मैं अभी भी कुंवारी हूँ। दोपहर के भोजन के बाद आदरणीय लेडी डू बहुत चिड़चिड़ी हो गई। न बर्फ थी, न ताजा फल, कुछ भी नहीं। जाहिर है उनकी स्थिति ज़ेया रुकिन की तुलना में कहीं अधिक असुविधाजनक थी। जब उसने दोपहर में झपकी लेने की कोशिश की तो वह करवट बदल कर लेट गई। उसके अंतर्वस्त्र पसीने से भीग गए थे और उसकी त्वचा से असहज रूप से चिपक गए थे। आदरणीय लेडी डू काफी निराश महसूस कर रही थी। कितनी गर्मी है, आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने अभी तक बर्फ क्यों नहीं भेजी? दिंग शियांग, जाओ और उन्हें जल्दी भेजो। दिंग जियांग ने सहमति जताई और ज़ियाओ क्वानजी को ढूंढने के लिए मुड़ गया। शियाओ क्वानजी गलियारे में ऊँघ रहा था, तभी दिंग शियांग उसके पास गई और उसे जगाया। जल्दी जाओ और गृह मंत्रालय से पूछो कि क्या वे हमारी मालकिन के लिए कुछ बर्फ भेज सकते हैं। हमारी मालकिन का स्वास्थ्य नाजुक है और वह इस गर्मी को सहन नहीं कर सकती। उनकी पीठ पर गर्मी से चकत्ते निकल आए हैं। शाओ क्वानजी अचंभित रह गई। गर्मी से होने वाले दाने, मैंने तो कभी महारानी जी को इसके बारे में बात करते नहीं सुना। दिंग जियांग चिंतित हो गया। तुम वहाँ ऐसे क्यों खड़े हो, जैसे तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा? जल्दी करो और जाओ। शाओ क्वानजी झट से अपने होश में आया। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर वह धुएं के एक झोंके की तरह तेजी से निकल गया। दिंग जियांग मुस्कुराए और फिर जल्दी से अंदर चली गई। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। शियाओ क्वानजी उनसे मिलने गई हैं, आंतरिक मामलों का मंत्रालय बहुत जल्द बर्फ पहुंचा देगा। आदरणीय लेडी डू ने सिर हिलाया। जाओ थोड़ा पानी गर्म करो, मैं नहाना चाहती हूँ, मैं पसीने से तरबतर हूँ, बहुत चिपचिपा है। दिंग जियांग ने जवाब दिया और बाहर चला गया। स्नान करने और कपड़े बदलने के बाद उन्हें आखिरकार काफी ताजगी महसूस हुई। आदरणीय लेडी डू ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, इस हरम में सबसे ठंडी जगह कहाँ है? उन्हें इतनी गर्मी लग रही थी कि उन्हें लग रहा था कि गर्मी से बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। दिंग जियांग ने एक पल सोचा, सबसे बढ़िया जगह शायद ताही पूल है। ये झील के किनारे है, इसलिए यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। आदरणीय लेडी डू ने सहमति में गुनगुनाया और कहा, तो चलिए वहाँ टहलने चलते हैं। दिंग शियांग ने जल्दी से सैर के लिए सामान तैयार किया। सच तो यह है कि एक सम्मानित महिला को मिलने वाला सामान बहुत कम होता है। अकेले ही सारा सामान ले जाने के कारण दिंग शियांग ज्यादा कुछ नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उसने सिर्फ एक तकिया, एक गोल पंखा और एक छाता लिया। फिर मालकिन और नौकरानी निकल पड़ी। ताई पूल वाकई बहुत शानदार था। शिया रुकिन ने विशेष रूप से शियाओ झूसी से दाबाई को लाने के लिए कहा था। वह मछली के चारे के 2 थैले भी लाई थी। उसने मुट्ठी भर मछली का खाना बिखेर दिया और मछलियां तुरंत उस पर टूट पड़ी, जिससे दाबाई लालच से उछलने कूदने लगा। वो पानी के किनारे बेचैनी से इधर-उधर चक्कर लगा रहा था, गोल गोल घूम रहा था। बीच बीच में वह पानी पर पंजा मारने की कोशिश भी करता था। शिया रुकिन ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, दाबाई तुम कितने प्यारे और नादान हो। दाबाई को मानो उसकी बातें समझ आ गई। उसने अपना सिर घुमाकर उसे गुस्से से घूरा। उसने म्यांग की आवाज में विरोध जताया, उसके तिरस्कारपूर्ण भाव से मानो वह कह रहा हो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये मछलियां आखिरकार मेरे पेट में ही पहुंचेंगी। उसके चेहरे के भाव देखकर शिया रुकिन और भी दिल खोलकर हंस पड़ी। हल्की हवा से उसके खुले हुए लंबे बाल लहरा रहे थे, लंठी हवा में झूम रही थी और उसका मुस्कुराता चेहरा खिले हुए फूल की तरह दमक रहा था। झाओ जुनियाओ दूर खड़ी थी, उसकी नजरें हट नहीं रही थी। उसकी हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक जमीन पर बेतरतीब ढंग से लहरा रही थी। हवा चलने पर उसके रिबन फड़फड़ाते थे, जिससे एक सुंदर दृश्य बनता था। वो सचमुच बहुत सुंदर है, उसने सोचा। हरम में इतनी सारी सुंदर महिलाएं हैं, लेकिन वो सबसे सुंदर है। ली शेनगान, जो ठीक पीछे चल रहा था, मन ही मन बड़बड़ाया, महाराज आप इतनी देर से देख रहे हैं, आप अभी वहाँ क्यों नहीं चले जाते? झाओ जुनियाओ ने सोचा, मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं देखा है। कुछ देर बाद झाओ जुनियाओ आखिरकार चलकर आया। जैसे ही शिया रुकिन उठकर प्रणाम करने वाली थी, उसने धीरे से उसे नीचे बिठा दिया। बैठे रहो, हिलना मत। और ज़िया रुकिन सचमुच से मस नहीं हुई। महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? उसने पूछा। झाओ जुनियाओ थोड़ी नाराजगी से बोली, क्या हम 10 दिन से एक दूसरे से नहीं मिले हैं और तुम्हें मेरी याद नहीं आती? उसने सोचा, क्या उसे मुझे सुखद आश्चर्य से नहीं देखना चाहिए? कम से कम उसे खुश तो होना चाहिए। आखिर उसके चेहरे पर सिर्फ आश्चर्य ही क्यों होता है, खुशी क्यों नहीं? शिया रुकिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने तुरंत अपने चेहरे के भावों को संभाला। महाराज मुझे आपकी बहुत याद आती है। बिल्कुल आती है, मैंने तो कल रात आपके सपने भी देखे। जब शिया रुकिन ने ये कहा तो उसके चेहरे पर शर्म से लाली छा गई। हालांकि मन ही मन उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या मैं ऐसा कहकर थोड़ी बेईमानी कर रही हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उसके बारे में सपने देखे हैं, लेकिन सच न कहना भी जोखिम भरा हो सकता है। बेहतर है कि झूठ को मीठी मीठी बातों में बांट लिया जाए। ये सुनकर झाओ जुनियाओ को सचमुच बहुत खुशी हुई। वो उसके करीब आया और उसे गले लगा लिया। क्या तुमने मेरे भेजे हुए सारे फल खा लिए? क्या तुम्हें पसंद आए? शिया रुकिन ने सोचा, वाह उसकी आवाज कितनी मोहक, गहरी और गूंजदार है। यह मेरे कान के बिल्कुल पास है और उसकी छाती से सटे हुए कान को भी साफ सुनाई दे रही है। शिया रुकिन ने ऊपर देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मुझे ये बहुत पसंद आया, कम से कम ये तो सच था, उसने सोचा। स्वादिष्ट भोजन के आगे भला कौन आपत्ति कर सकता है? खाने का नाम सुनते ही उसकी आंखों में तारों जैसी चमक देखकर झाओ जुनियाओ और भी खुश हो गया। जब तक तुम्हें पसंद है, मैं बाद में तुम्हारे लिए और भेज दूंगा। शिया रुकिन थोड़ा हिचकिचाई, महाराज क्या आप कुछ फल नहीं लेंगे? इन फलों की कीमत तो बहुत चांदी होगी, है ना? झाओ जुनियाओ ने एक पल सोचा। जब तक आपको वे पसंद है, खर्च किए गए चांदी की मात्रा मायने नहीं रखती। सच कहे तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कितना चांदी खर्च हो चुका है। आखिर वे सम्राट थे, उनके लिए पैसे की कोई कीमत नहीं थी। ये सुनकर ज़िया रुकिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद महाराज। जैसे ही वह खुशी से झूम उठी, अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। आउच! वो चिल्लाई और इंस्टिंक्टिवली अपना पेट पकड़ लिया। क्या हुआ? झाओ जुनियाओ ने पूछा। उसका चेहरा चिंता से तन गया था। शिया रुकिन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, अपनी जगह पर जम गई। लंबे समय तक वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। किंग क्या हुआ? क्या बात है? ली शेनगान, जल्दी शाही वैद्य को बुलाओ। झाओ जुनियाओ का दिल अचानक घबराहट से कांप उठा। महाराज रुकिए, ज़िया रुकिन ने फिर से महसूस करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अभी। मुझे लगता है बच्चे ने मुझे लात मारी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आंखें अचानक लाल हो गई। महाराज उसने मुझे लात मारी। ये पहली बार है जब वो हिला है। पहली बार ज़िया रुकिन ने सचमुच जीवन के चमत्कार को महसूस किया। पहले उसका पेट बस बढ़ता ही जा रहा था, बाकी समय से कुछ खास अलग नहीं, लेकिन अब उसने सचमुच उसकी उपस्थिति को महसूस किया। वो उसके जीवन का ही एक हिस्सा था। उनका मांस और खून आपस में गुथे हुए थे। ये जादुई है, कितना जादुई। झाओ जुनियाओ को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। खुशी की लहर उसके ऊपर छा गई। उसने धीरे से अपना हाथ किंग के पेट पर रखा। क्या अभी और कुछ है? शिया रुकिन ने अपने पेट को सहलाते हुए धीरे से कहा, बच्चे ये तुम्हारे पिता सम्राट हैं। उसके बोलना अभी खत्म ही हुआ था कि उसके पेट से एक और लात पड़ी। आउच! ज़िया रुकिन ने दर्द से कराहते हुए अपना पेट पकड़ लिया। लात बहुत जोरदार थी। झाओ जुनियाओ को अपने हाथ की हथेली पर एक लात का जोरदार प्रहार स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली को देखने लगा। उनके दिल की गहराइयों से एक सच्ची भावना, पितृत्व की आसन अनुभूति उमड़ पड़ी। वह अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर सका। बस इतना था कि उसका दिल इतना उत्साहित था कि उसके माथे की नसें फूल गई थी। किंग मैं पिता बनने वाला हूँ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पास असीमित शक्ति हो। उसने उसे उठाया और कई बार घुमाया। शिया रुकिन के पैर दर्द से कांपने लगे। महामहिम कृपया सौम्य रहें। ज़ेड्यू भी डर से पीली पड़ गई। महामहिम ली शेनगान को भी पिंडलियों में थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। हे सम्राट, शिया जेयू गर्भवती है। झाओ जुनियाओ को जब देर से एहसास हुआ तो उसने जल्दबाजी में घूमना बंद कर दिया और सावधानीपूर्वक ज़िया रुकिन को नीचे रख दिया। बैठने के बाद ज़िया रुकिन को आखिरकार सांस लेने में काफी समय लग गया।
महाराज, आपने तो मुझे अभी अभी सचमुच मौत के घाट उतार दिया। झाओ जुनियाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए बस 2 बार हल्की खांसी की। शिया रुकिंग ने चतुराई से और कुछ नहीं कहा। वे थोड़ी देर आराम करते रहे और पास ही में दाबाई को मछली से जूझते हुए देखते रहे। डॉट डॉट डॉट। कुछ ही दूरी पर आदरणीय लेडी डू धीरे धीरे इस स्थान पर आ गई। उसने सम्राट और शिया जेयू को मंडप के किनारे पर पास पास बैठे हुए देखा। दोपहर के समय की धूप चील की चमकती सतह पर पड़ रही थी। वे दोनों आकृतियां एक दूसरे पर इस प्रकार टिकी हुई थी मानो एक दूसरे की बिल्कुल सटीक जोड़ी हो, एक स्वर्ग में दूसरी पृथ्वी पर। ईर्ष्या ने आदरणीय लेडी डू के दिल को कड़वा कर दिया। क्या वह जिया जीयू है? डिंग जियांग ने उधर देखा। यह जिया जीयू है, मेरी महिला, क्या हम इधर चलें? बहनों की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय देवी डू जानती थी कि इस समय वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सम्राट को शिया जीयू के साथ उनसे भी अधिक स्नेह से देखकर उनका हृदय ईर्ष्या से भर उठा। क्या उन्हें बस चले जाना चाहिए? उन्हें बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। सम्राट उनके प्रति इतने दयालु, इतने सौम्य और इतने उदार थे, उन्हें शायद कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? आखिरकार इन सभी सुंदर महिलाओं में वे उन्हें सबसे अधिक पसंद करते थे। बहुत सोच विचार के बाद आदरणीय लेडी डू ने आखिरकार फैसला कर लिया। हम पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं, सम्मान व्यक्त करना अनुचित होगा। निर्णय लेने के बाद उसने अपना सिर ढकने वाला वस्त्र ठीक किया, अपने कपड़े समेटे और आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। डिंग जियांग ने इसके खिलाफ सलाह नहीं दी। वह महिला वाकई सम्राट की पसंदीदा थी। इसके अलावा सम्राट से मिलने पर उनका अभिवादन न करना अनुचित होता। डॉट डॉट डॉट। शिया रुकिंग दाबाई को खेलते हुए देख रही थी, तभी अचानक उसे पास ही कदमों की आहट सुनाई दी। देखने पर पता चला कि वहां आदरणीय महिला डू थी। उसने हल्के हरे रंग का शाही परिधान पहना हुआ था। उसके बाल जटिल रूप से संवारे हुए थे और शानदार रेशमी फूलों के आभूषणों से सजे हुए थे। वह बड़ी ही सलीके से कदम बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन जिया रुकिंग को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि आदरणीय लेडी डू की निगाहें सीधे सम्राट पर टिकी हुई थी। वह छोटी सी मोहक, मेरे पीठ पीछे वह क्या करती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे सामने मेरे आदमी के साथ छेड़छाड़ करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? शिया रुकिंग ने बिना कुछ कहे ठंडी मुस्कान दी। वह झाओ जुनियाओ के आलिंगन में सिमटती रही। उसने जम्हाई ली। महाराज, मुझे अचानक थोड़ी थकान महसूस हो रही है। शायद मेरे सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है। उसने ऐसा कहा, लेकिन उसका शरीर हिला तक नहीं। झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर नीचे देखा। थका हुआ जिया रुकिंग ने सिर हिलाया। मम्मा। झाओ जुनियाओ ने पास ही आ रही आदरणीय महिला डू पर एक नजर डाली और फिर पूछा, क्या आप सचमुच थकी हुई हैं या सिर्फ दिखावा कर रही हैं? शिया रुकिंग ने उनके चेहरे के भाव देखकर थोड़ी नाराजगी महसूस की। महाराज, चाहे मैं सचमुच थकी हुई हूं या सिर्फ दिखावा कर रही हूं, मुझे जाना ही होगा। आपकी प्रिय आदरणीय देवी डू आ चुकी हैं। झाओ जुनियाओ ने उसे घूर कर देखा। बेवकूफ लड़की, बकवास करना बंद करो। शिया रुकिंग ने मुंह फुलाते हुए नाराजगी से कहा, मैं कैसे बकवास कर रही हूं? उनकी आवाज धीमी थी और दूर से देखने पर वे एक दूसरे के गहरे प्यार में डूबे जोड़े की तरह लग रहे थे। जैसे जैसे आदरणीय लेडी डू को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, वैसे वैसे ये दृश्य उनकी आंखों को और भी चुभ रहा था। उनका दिल ईर्ष्या से भर गया। फिर भी उसने धैर्य बनाए रखा और उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। ये सेविका सम्राट और शिया जेयू को प्रणाम करती है। झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें शांत और स्थिर थी। ओह, तुम हो, उठो, उसने उदासीनता से कहा। प्रसन्न होकर सम्मानित लेडी डू ने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद महाराज। किसी और के बोलने से पहले ही जैसे ही वह सीधी खड़ी हुई, आदरणीय लेडी डू ने जल्दी से कहा, अंदर सचमुच बहुत गर्मी थी। इस नौकरानी ने सुना था कि ताई पूल ठंडा है, इसलिए मैं टहलने के लिए दौड़ी और अचानक आपकी मुलाकात हो गई। बोलने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर शर्म और विनम्रता के भाव थे। शिया रुकिंग को उल्टी जैसा महसूस हो रहा था और वह उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोका और ऊपर से मुस्कुराने का नाटक किया। माननीय महिला डू को ये भी पता है कि ताई पूल ठंडा है। कितना संयोग है, उसने कहा। आह महाराज, मेरा किंग्या निवास भी बहुत गर्म है। झाओ जुनियाओ अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। ये लड़की, क्या उसने मई में उसे बर्फ नहीं भेजी थी? वो ईर्ष्या कर रही थी और किसी को चिढ़ाने की फिराक में थी। लेकिन आदरणीय लेडी डू में वाकई शिष्टाचार की कमी थी, इसलिए उसने विनम्रता दिखाते हुए उसका साथ दिया। झाओ जुनियाओ ने आदरणीय महिला डू की ओर एक नजर डाली और फिर गर्मजोशी से कहा, अगर आपको सच में गर्मी लग रही है तो मेरा झाओ चिन महल ठंडा है। आप वहां आकर क्यों नहीं रहने लगती? कैसा रहेगा? उनकी आवाज मखमली थी, जिसमें एक खास तरह का आकर्षण था। सम्राट के युवा और आकर्षक रूप के साथ शायद ही कोई महिला ऐसे प्रलोभन का विरोध कर पाती। आदरणीय लेडी डू का चेहरा पल भर में लाल हो गया। महाराज, यह उचित नहीं लगता। शिया रुकिंग भी मन ही मन मुस्कुराई। जी महाराज, यह उचित नहीं है। झाओ जुनियाओ तब हंस पड़ा। नियम मर चुके हैं, लोग जिंदा हैं, जब तक मुझे पसंद है। क्यों नहीं? अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने आदरणीय लेडी डू को इतनी कोमल निगाहों से देखा कि किसी कदम घुट सकता था। आदरणीय लेडी डू लगभग अपनी आत्मा खो बैठी। उन्हें तारे दिखाई देने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रही है या ये सब सच है। कहते हैं कि हरम में घूमना मुश्किल है, लेकिन अब इसे देखकर ऐसा नहीं लगता, है ना? ये सोचकर उसने कृतज्ञतापूर्वक तुरंत सिर झुकाया। धन्यवाद महाराज। ये सेविका स्वेच्छा से उपस्थित है। बगल में खड़ी जिया रुकिंग इतनी खुश थी कि मानो उसका चेहरा खिल उठा था। महाराज, यह महारानी तैयार नहीं है। आदरणीय लेडी डू ने अचानक ऊपर देखा। जिया जेयू के प्रति उनकी घृणा तीव्र थी। जिया जेयू, सम्राट आपसे तो बात नहीं कर रहे थे। सम्राट का स्नेह स्पष्ट रूप से मेरे लिए है। शिया रुकिंग चौंक गई, फिर उसने नाराजगी का भाव दिखाया। महाराज, आप सचमुच इस महारानी से बात नहीं कर रहे थे, है ना? उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें ऐसी लग रही थी मानो वे अभी आंसू बहाने वाली हों। झाओ जुनियाओ ने अचानक उसे गले लगा लिया। बेशक तुम ही हो, अगर तुम नहीं होती तो मैं किससे बात कर रहा होता? उसने ये कहा और फिर जिया रुकिंग को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कि वह आदरणीय लेडी डू को हवा में तैरती हुई मात्र हो। शिया रुकिंग झाओ जुनियाओ की बाहों में सिमट गई और सम्मानित महिला डू की ओर विजयी दृष्टि डालते हुए चुपचाप उस सुंदर पुरुष की छाती की दृढ़ता का आनंद लेने लगी। इसी बीच आदरणीय लेडी डू शर्म से मर रही थी। उनका चेहरा इतना लाल हो गया था कि खून निकलने की आशंका थी। ये सम्राट के स्नेह के लिए शिया जेयू से प्रतिस्पर्धा थी। अफवाह थी कि शिया जेयू ने किसी अज्ञात तरीके से काफी समय से सम्राट का सारा समय अपने कब्जे में कर रखा था। उसने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था। तो क्या भविष्य में वह शिया जेयू को हराकर सम्राट की प्रिय पत्नी बन पाएगी? आज की घटनाओं से ऐसा लग रहा था कि शिया जेयू ने उसे धोखा दिया है। ये बेहद घृणित था। शिया रुकिंग ने आदरणीय महिला डू की ओर थोड़ी हैरानी भरी नजर से देखा। ओह आदरणीय लेडी डू, आपके चेहरे को क्या हुआ? यह इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें लू लग गई थी? आदरणीय लेडी डू उससे बात करने की अनिच्छा जताते हुए सम्राट पर अपनी निगाहें गड़ाए रही। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि दयालु और सौम्य सम्राट उनकी मदद करेंगे, लेकिन झाओ जुनियाओ ने मानो कुछ सुना ही नहीं और वह विचलित रहा। आदरणीय लेडी डू काफी देर तक हिचकिचाती रही। ये देखकर कि सम्राट शायद उनकी मदद नहीं करेंगे, उन्हें अनिच्छा से ही जाना पड़ा। झाओ जुनियाओ ने उदासीनता से कहा, आप जा सकते हैं। आदरणीय लेडी डू आंखों में आंसू लिए बस वहां से चली गई। इसके बाद झाओ जुनियाओ ने जिया रुकिंग के साथ काफी समय बिताया और फिर उसे किंग्या निवास वापस भेज दिया। रास्ते में जिया रुकिंग ने चतुराई से आदरणीय महिला डू का जिक्र करने से परहेज किया। आखिरकार ईर्ष्या हरम में जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा सम्राट ने आखिरकार आदरणीय लेडी डू को अपने मन से निकाल दिया था। अगर मैं अब उनका जिक्र करूं तो कैसे उन्हें फिर से उनकी याद नहीं आ जाएगी? ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, इसलिए उसने बोलने के लिए केवल सुखद बातें ही चुनी। महाराज, आपका यहाँ आना दुर्लभ है। मैंने यहाँ अभी अभी तरबूज लगाए हैं। झाओ जुनियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ओह, आपने तरबूज कब लगाए थे? शिया रुकिंग काफी गर्व से बोली। सिर्फ तरबूज ही नहीं, कद्दू भी। हालांकि कद्दू के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। झाओ जुनियाओ ने पूछा। हम कद्दू का इंतजार करेंगे, लेकिन तरबूज का क्या होगा?
अभी पके तरबूजों का मौसम नहीं है, अगर आप इन्हें ताज़ा खाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। शिया रुकिन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, दरअसल हमारे पास जो तरबूज है उन्हें खाने का एक अलग तरीका है। मुझे यकीन है कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। ये सब कहने के बाद उसने गर्व से झाओ जुनियाओ को अपने साथ खींच लिया। जब वे किंगिया निवास पहुंचे तो जिया रुकिन ने जियाओ झूसी को कुछ निर्देश दिए, फिर सम्राट के पीछे पीछे भीतरी कक्ष में चली गई। महामहिम, क्या आप बाद में यही भोजन करेंगे? झाओ जुनियाओ ने अपने हाथ फैलाए। बिल्कुल, शिया रुकिन बेहद खुश थी। शानदार, फिर तो आपको वाकई कुछ नया करने का मौका मिलेगा। झाओ जुनियाओ को इसकी बहुत उम्मीद थी, लेकिन उसे उत्साह से नाचते हुए देखकर उसके मन में थोड़ी सी आशंका पैदा हो गई। बेचैनी करना बंद करो, इधर आओ। बोलते बोलते वह कान के पलंग पर बैठ गया और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। शिया रुकिन एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर आगे बढ़ी। झाओ जुनियाओ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और लापरवाही से उसके पेट को छुआ। सावधान रहो, मेरे राजकुमार को चोट मत पहुंचाना। शिया रुकिन अवाक रह गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महाराज, आपको कैसे पता चला कि यह राजकुमार है? झाओ जुनियाओ ने एक पल सोचा और फिर कहा, मेरी पहले से ही 2 बेटियां हैं, इसलिए इस बार मुझे एक राजकुमार चाहिए। शिया रुकिन कुछ नाराज थी। तो अगर वह राजकुमारी हो तो? झाओ जुनियाओ ने सोचा, एक राजकुमारी भी ठीक रहेगी। अगर वह तुम्हारी तरह दिखती है तो वह भी बुरी नहीं होगी। शिया रुकिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। अब जाकर ठीक लगा। झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर देखा। शिया रुकिन तुरंत पीछे हट गई। महाराज, मैं दोबारा इतनी दृष्टता करने की हिम्मत नहीं करूंगी। सम्राट से अब ठीक है कहना बहुत ही अपमानजनक था। झाओ जुनियाओ ने उसे घूरकर देखा और फिर कहा, अगर तुम्हें बेटी की इतनी चाहत है तो आज से ही अपनी सुलेख कला का ठीक से अभ्यास करो। नहीं तो अगर तुम्हारी बेटी मूर्ख पैदा हो जाए तो क्या होगा? शिया रुकिन ने विरोध करते हुए कहा, मेरी बेटी मूर्ख नहीं होगी, मेरी बेटी सबसे बुद्धिमान होगी। झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर देखा और अचानक उसे गहरी बेबसी का एहसास हुआ। डॉट डॉट डॉट। कुछ ही देर में खाना परोसा गया। शाही भोज, जिसमें उनके जीव भत्ते से अतिरिक्त राशि भी शामिल थी, में दर्जनों व्यंजन शामिल थे। काफी विचार विमर्श के बाद शिया रुकिन ने ही मेनू को घटाकर केवल 20 व्यंजन तक सीमित करने में सफलता प्राप्त की। इतनी गर्मी है फिर भी इतने सारे तैलीय व्यंजन परोसे जा रहे हैं, ये तो हद से ज्यादा है। झाओ जुनियाओ को वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे 100 व्यंजन ही क्यों न परोसे जाएं, वो केवल वही कुछ व्यंजन खाएगा जो उसे पसंद होंगे। लेकिन उसने चारों ओर देखा। किंग किंग, तुमने जिस तरबूज का जिक्र किया था वह कहाँ है? शिया रुकिन ने अपना माथा पीट लिया। अरे बाप रे, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। बोलने के बाद वह बर्तनों में कुछ ढूंढने लगी। कुछ ही देर में वह खीरे की भुनी हुई सब्जियों की एक प्लेट लेकर आई और उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ उसे झाओ जुनियाओ के सामने पेश किया। महामहिम, उसने स्पष्ट किया, ये भुना हुआ तरबूज है, क्या आप थोड़ा चखना चाहेंगे? झाओ जुनियाओ की भौहें तन गईं। तरबूज को भूनना? शिया रुकिन ने सिर हिलाया। जब मैं बच्ची थी तब मैं अपनी नानी के घर रहती थी। उस समय वो खेती करती थी। हर साल जब वो तरबूज उगाती थी तो वह बेलों से छोटे कच्चे फल तोड़ लेती थी। वो प्रत्येक बेल पर केवल एक ही फल छोड़ती थी ताकि वह खूब बढ़ सके। लेकिन वह अपने द्वारा तोड़े गए छोटे फलों को फेंकना बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो उसने उन्हें छीलकर भून लिया। इनका स्वाद बिल्कुल खीरे जैसा है। ये कहने के बाद उसने आशा भरी निगाहों से सम्राट की ओर देखा। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? ये काफी स्वादिष्ट है। झाओ जुनियाओ ने सचमुच चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाकर चखने की कोशिश की। कच्चे तरबूजों का छिलका विशेष रूप से मोटा होता है और उनमें गूदा बहुत कम होता है। छिलका उतारने और बीच में थोड़ा बहुत गूदा निकालने के बाद केवल मोटा छिलका ही बचता है। थोड़े से तिल के तेल में भूनने पर सफेद छिलका अपारदर्शी हो गया। इंपीरियल किचन के रसोइयों की कुशलता के साथ उन्हें सजावटी फूलों की आकृतियों में काटा गया था, इसलिए मोमबत्ती की रोशनी में पारदर्शी हरे रंग का तला हुआ तरबूज नम चमक के साथ दमक रहा था। ये काफी आकर्षक लग रहा था। झाओ जुनियाओ ने इसे चखा। काफी देर बाद आखिरकार उसने सिर हिलाया। बुरा नहीं है, हालांकि इसका कोई खास स्वाद नहीं था, लेकिन इसकी बनावट बेहतरीन थी, ताजगी देने वाली और कुरकुरी। एक निवाला लेते ही आप और खाने की इच्छा को रोक नहीं पाएंगे। ज्यादा खाना तैयार नहीं किया गया था, इसलिए जब तक खाना परोसा गया तब तक तले हुए तरबूज की प्लेट लगभग खाली हो चुकी थी। आखिरकार इतनी गर्मी में किसी कुछ ताजा पीने की इच्छा नहीं होगी। भोजन हटा दिया गया। झाओ जुनियाओ ने कुछ देर तक पढ़ा और जिया रुकिन ने दुर्लभ लगन दिखाते हुए बड़े अक्षरों में एक पृष्ठ लिखने का अभ्यास किया। आखिरकार मुझे एक मूर्ख बेटी को जन्म देने से सचमुच डर लगता है। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। शिया रुकिन के लिए अपनी आंखें खुली रखना अब और मुश्किल हो रहा था, इसलिए झाओ जुनियाओ ने अपनी किताब एक तरफ रख दी। नहाने और कपड़े बदलने के बाद वे सोने चले गए। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन झाओ जुनियाओ अदालती सत्र के लिए सुबह सुबह ही रवाना हो गए। सत्र समाप्त होने के बाद झाओ जुनियाओ ने शेंगन को निर्देश दिया, क्या भंडारगृह में रेशमी जालीदार कपड़े के कुछ नए टुकड़े नहीं है? लेडी शिया को कुछ स्थान भेज दो। गर्मी में गर्भवती महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है। वो रात भर करवटें बदलती रही और ठीक से सो नहीं पाई। आज सुबह जब मैं वहां से निकली तो उसके अंदर वस्त्र पूरी तरह भीगे हुए थे। ली शेनगान ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। जब सम्राट शाही अध्ययन कक्ष में दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे तब ली शेनगान ने तुरंत ही कार्य लिटिल जूजी को सौंप दिया। आंतरिक मामलों के मंत्रालय में हाय दाशी को यह खबर मिली और उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने झटपट किसी से भंडारगृह का ताला खुलवाया, बढ़िया रेशमी कपड़े के कुछ थान चुने और उन्हें छोटी जूजी को दे दिया। छोटी जूजी को अपने कंधे पर रेशमी जाली के थान लिए जल्दी से जाते हुए देखकर हाय दाशी ने मन ही मन सोचा, किसने कहा कि शिया जेयू की लोकप्रियता कम हो रही है? वाह, वो तो शाही बच्चे की मां बनने वाली है, कितनी प्यारी है। कल रात तो सम्राट वहीं रुके ही, आज सुबह उठते ही उन्होंने उसे तोहफे भी भेजे। भला ये सम्राट की कृपा से वंचित होने जैसा क्या है? हे आदरणीय लेडी डू, उन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस भीषण गर्मी में सम्राट ने उसके लिए बर्फ तक नहीं मंगाई थी। एक सम्मानित महिला के भत्ते में बर्फ शामिल थी, लेकिन इसका उपयोग केवल भीषण गर्मी के दौरान ही किया जा सकता था, जो गर्मी का सबसे गर्म महीना होता है। अन्य समयों पर ये निषिद्ध था, इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता था। आखिर कोई तो सिर्फ छठी रैंक का ही तो होता है। बेशक नियम सख्त होते हैं, लेकिन अगर सम्राट की कृपा हो तो सिर्फ एक शब्द से आपको भी बर्फ मिल सकती है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, है ना? आदेश के बिना आंतरिक मामलों का मंत्रालय इसे उपलब्ध नहीं करा सकता था। शिया रुकिन ने मेज पर रखे रेशमी कपड़े के कई थानों को संतुष्टि से देखा। ये तो बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, है ना? छोटी जूजी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई और उसने कहा, शिया जी, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। ये जियाननान से भेंट के रूप में मिला रेशमी कपड़ा है। अगर हमें साल में 50-60 थान मिल जाए तो इसे अच्छा माना जाता है। इस साल तो और भी कम है, सिर्फ 40 बोल्ट, और सम्राट ने एक ही शब्द से आपको कई बोल्ट प्रदान कर दिए। ऐसा अनुग्रह वास्तव में अद्वितीय था। शिया रुकिन मुस्कुराया और ज़ेड से 3 तैल चांदी से भरा एक पस ले लिया। इस भीषण गर्मी में पीने के लिए कुछ हर्बल चाय खरीद लो। छोटी जूजी तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। शिया जी, आप इस सेवक का बहुत सम्मान करते हैं। ये सेवक तो बस आपके लिए सामान लाता है, फिर भी आप उसे मूंग दाल का सूप और चांदी का थैला भेंट करते हैं। ये तो बस वही है जो एक सेवक को करना चाहिए। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? शिया रुकिन मुस्कुराई और हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। कोई बात नहीं, भविष्य में मैं आप पर और भी अधिक भरोसा करूंगी। छोटी जूजी ने उत्सुकता से जवाब दिया, जब तक कि नौकरानी सक्षम है, मालकिन शिया को केवल आदेश देना है। शिया रुकिन बहुत प्रसन्न हुई। बहुत अच्छा, जल्दी वापस जाओ और रिपोर्ट करो, मैं तुम्हें हिरासत में नहीं रखूंगी। नन्हा जूजी मुस्कुराया, धन्यवाद कहा और फिर झट से चला गया। शिया रुकिन सोच में डूबी हुई उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखती रही। एक कहावत है, नरक के राजा यम से मिलना आसान है, लेकिन उनके अधीनस्थों से निपटना मुश्किल है। सम्राट के साथ रहने वाले एक कनिष्ठ हिजड़े के साथ भी सावधानी से पेश आना चाहिए। भले ही वे पूरी तरह से वफादार न हो, लेकिन उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना हमेशा फायदेमंद होता है। एक छोटी सी मदद करना भी आसान होता है। जब तक कोई आपका साथ दे रहा है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों न हो, उस समर्थन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए।
झाओ जुन्याओं ने और सोचा और महसूस किया कि रेशमी जालीदार कपड़ा केवल शिया रुकिंग को देना शायद उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ली शिनगान को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे इस वर्ष जियाननान से महल में भेजे गए सभी रेशमी कपड़े निकालें और उन्हें वितरित करें। बेशक ये सब प्रमुख रानियों को मिला, तृतीय श्रेणी से नीचे की रानियों को कुछ नहीं मिला। लेडी जिया को कुछ राशि इसलिए मिली क्योंकि उनकी गर्भावस्था अनमोल थी। यदि आप असहमत हैं तो क्यों ना आप उनकी नकल करने की कोशिश करें। इस मामले पर महारानी ने भी कुछ नहीं कहा। जून के मध्य तक महल में आए सभी नए मेहमान अच्छी तरह से बस चुके थे। जियाओफांग हॉल में सुबह की प्रार्थना के लिए आने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। जियाओफांग हॉल में अस्थायी रूप से कई सीटें जोड़ी गई थी। इसका कोई उपाय नहीं था, ये सम्राट की इच्छाएं थी। इस दिन उपपत्नी सम्मान व्यक्त करने आई। शिया रुकिंग भी आई। गर्मी के कारण सुबह जल्दी जाग जाने और थोड़ी ऊब महसूस करने के कारण उसने आने का फैसला किया। उनके प्रवेश करते ही महारानी के प्रकट होने से पहले ही लगभग 10 सम्मानित महिलाएं वहां पहुंच चुकी थी। उसे अंदर आते देख वे सब तुरंत खड़े हो गए और झुककर अभिवादन किया। नमस्कार शिया जियू। शिया रुकिंग चौंक गई। अचानक इतने सारे लोगों का अभिवादन करना वाकई अपरिचित था। आखिरकार इससे पहले तो केवल माननीय लेडी चेंग और नोबल लेडी सॉन्ग ही थी। शिया रुकिंग एक पल के लिए रुकी, फिर जल्दी से बोली, सभी लोग कृपया खड़े हो जाएं। फिर वह अपनी निर्धारित सीट पर बैठ गई। चाय को छुए बिना वह बस शांति से बैठी रही और खुद को पंखा झलती रही। लगभग 10 सम्मानित महिलाएं उन्हें निहारने से खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने उन्हें बहुत कम ही देखा था। उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि सम्राट द्वारा इतनी प्रिय मानी जाने वाली जिया जियू के पास वास्तव में कौन सी क्षमताएं थी। कुछ देर तक उसका अवलोकन करने के बाद, जिसके दौरान वह चुप रही और वे उसके बारे में कुछ भी खास नहीं जान पाए, अचानक महारानी आ गई हैं। औपचारिक अभिवादन के बाद महारानी ने अपनी प्रथागत नसीहतें शुरू की। आप सभी आधे महीने से अधिक समय से महल में हैं। आप सम्राट के शयन कक्ष में उनकी सेवा कर चुके हैं और अब आपके पदवेद हैं। अब से हम सब एक ही परिवार की बहनें हैं। आपको एक दूसरे के प्रति सहिष्णु और मददगार होना चाहिए। सम्राट प्रतिदिन अनगिनत राजकीय मामलों का प्रबंधन करते हैं। आपको उनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए। ईर्ष्या या तुच्छता में लिप्त न हो, जिससे सम्राट क्रोधित हो सकते हैं। सभी उपपत्नी खड़ी हो गई। आपकी उपपत्नी महारानी के उपदेशों का आदरपूर्वक पालन करें। महारानी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हम कुलीन उपपत्नी शिव को कड़वाहट का एहसास हुआ। उसके चचेरे भाई ने लगातार कई अन्य महिलाओं का पक्ष लिया था, फिर भी उसने उससे मिलने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। ऐसा अतीत में कैसे हो सकता था? चचेरे भाई वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं? क्या तुम अब मुझसे मिलने नहीं आओगे? कुलीन उपपत्नी शेर का चेहरा काफी अप्रिय लग रहा था, लेकिन महारानी ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शांत भाव से अपना व्याख्यान जारी रखा। अब से आपको नियमों का कड़ाई से पालन करना है। कोई उपद्रव मत करना। आपका सर्वोपरि कर्तव्य सम्राट के लिए यथाशीघ्र एक शाही उत्तराधिकारी को जन्म देना है। सभी लोग आभार व्यक्त करने के लिए फिर से खड़े हो गए। अंततः ऐसा लगा मानो अनंत काल बीत गया हो। तब जाकर महारानी ने अपना व्याख्यान समाप्त किया। फिर उसने बातचीत का तरीका थोड़ा अनौपचारिक कर दिया। सार ये था, आपको किस चीज की कमी है? आपको क्या चाहिए? क्या आप हाल ही में आने के बाद से महल के जीवन के अभ्यस्त नहीं है? अपने पुराने घरों को याद न करें, अब से यही आपका घर है। और इसी तरह महारानी अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देती थी और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि में शामिल नहीं होती थी। वास्तव में उन्होंने नई सम्मानित महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की थी वह काफी अच्छी थी। नई सम्मानित महिलाओं ने महारानी को इतना दयालु और मिलनसार देखकर वास्तव में महसूस किया कि महल में प्रवेश करने का उनका निर्णय सही था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट बेहद आकर्षक थे। एक पल के लिए सभी को लगा कि महारानी बहुत अच्छी इंसान है। कुलीन उपपत्नी शिव उग्र स्वभाव की थी और जिया जियू को बहुत पसंद किया जाता था। सम्राट की बात करें तो वह सुंदर थे और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आते थे। उन्हें बस इस बात का अफसोस था कि सम्राट ने उन्हें अपने शयन कक्ष में क्यों नहीं बुलाया। हालांकि भविष्य में अवसर जरूर मिलेंगे। सम्राट अनिश्चित काल तक उनकी अनदेखी नहीं कर सकते थे। जब उनका समय आएगा तो उन्हें बस अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। ये सोचकर उनकी चिंताएं कम हो गई। अंत में जब वे जियाओफांग हॉल से निकले तो सभी के चेहरे पर महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास के भाव थे। कुछ साहसी लोग तो महारानी से निजी बातचीत करने के लिए विशेष रूप से वहीं रुक गए थे। जाने से पहले जिया रुकिंग ने पीछे मुड़कर कुछ सम्मानित महिलाओं को देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये छोटी लड़कियां सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं समझती। बिना कारण के दया नहीं होती और बिना वजह के द्वेष नहीं होता। क्या उन्हें सचमुच लगता था कि महारानी की दयालुता की उम्मीद की जा सकती थी? छी, कितनी भोली सोच। ये सोचकर जिया रुकिंग ने गहरी सांस ली। खैर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्हें आपस में ही लड़ने दो। महारानी की साजिशों के बारे में कौन नहीं जानता था। अगर महारानी किसी और के बच्चे को छीनने की कोशिश करती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने अपने ही बच्चे के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की तो जिया रुकिंग उससे जान की बाजी लगाकर लड़ेगी। चयन के बाद हरम में आखिरकार शांति छा गई। जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा। शिया रुकिंग अभी अपना दिन खाने, पीने और सोने में बिताती थी। सीधे शब्दों में कहें तो उनका जीवन बेहद आरामदायक था। इस महीने के अंत तक मैं 5 महीने की गर्भवती हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, आधा समय बीत चुका है। अगले 4 या 5 महीनों में मैं आखिरकार तुमसे मिल पाऊंगी। शिया रुकिंग जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई उतनी ही ज्यादा उत्साहित होती गई। वह अपने पेट पर हाथ फेरते हुए अपने अजन्मे बच्चे से बातें कर रही थी। किंग्या निवास के अंदर शांति और सुकून का माहौल था। इस बीच महारानी युनपिन के याओयुई महल में हालात इतने शांत नहीं थे। याओयुई महल में कई नए लोग आए थे, 2 सम्मानित महिलाएं और एक महिला। ये बात विशेष रूप से महारानी की भतीजी लेडी शे के लिए सच थी। फिर भी किसी ने भी उसे बहुत बुरी तरह से परेशान करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी उसके दिन आसान नहीं थे। उसका छोटा सा अटारी वाला कमरा एकांत में था और मच्छरों से भरा रहता था। वह जब भी जागती तो उसका पूरा शरीर मच्छरों के काटने के निशानों से ढका होता था। उसके बिस्तर के लिए मच्छरदानी होनी चाहिए थी, लेकिन महारानी युनपिन से कई बार अनुरोध करने के बावजूद उसे वह नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका चेहरा बिगड़ जाएगा। बहुत विचार विमर्श के बाद एक दिन जब महारानी युनपिन जियाओफांग हॉल में श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी, तब लेडी शिव ने चुपके से बाहर निकलने का अवसर पा लिया। निंग्सो पैलेस में लेडी शिव फर्श पर घुटने टेक कर बैठ गई। उसके चेहरे से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे नाशपाती के फूलों पर बारिश की बूंदें गिरती हैं। महारानी, ये नौकरानी जानती है कि उसका पद नीचा है, लेकिन ये सेवक अब इसे और सहन नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर जगह जगह काटने के निशान थे और उसे देखकर सचमुच दिल दहला देने वाला दृश्य था। महारानी ने उसे देखा, उनका दिल भय से धड़क रहा था। वो 1 महीने पहले ही महल में आई थी और एक मासूम कोमल युवती से चेहरे पर गांठों से ढकी एक भयानक प्राणी में बदल गई थी। ये तो हद से ज्यादा था। महारानी ने खुद को संभाला, जल्दी से उसे उठने को कहा और फिर पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? शिववाणी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, ये कीड़े के काटने के निशान थे। महारानी मां स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने जल्दबाजी में पूछा, क्या तुमने मच्छरदानी नहीं लगाई? बोलते ही उनकी निगाहें शिववाणी के बगल में खड़ी महल की दासी की ओर तेजी से घूम गई। झाओ जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। महारानी को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी स्वामिनी जहाँ रहती हैं वह जगह दूरदराज और जर्जर है और वहाँ जगह मच्छर हैं। मैं महारानी युनपिन के पास उनकी स्वामिनी के लिए मच्छरदानी लेने गया था, लेकिन महारानी युनपिन ने कहा कि मच्छरदानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला महीन रेशम खत्म हो गया है और उन्हें और चाहिए। और फिर भी कई दिन बीत चुके हैं और महारानी युनपिन की तरफ से अभी भी हमें थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। ये स्पष्ट था कि वे बस देना ही नहीं चाहते थे। महारानी का चेहरा बेहद बिगड़ गया। ये सुनकर वे और भी क्रोधित हो गई। बेहद अजीब, महल की प्रभारी महारानी युनपिन का अहंकार तो हद से ज्यादा है। जब शिववाणी ने देखा कि महारानी क्रोधित हैं, तो वह उन्हें शांत करने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, महारानी ने उन्हें रोक दिया। और कुछ मत कहो। शिववाणी चौंक गई, घबरा गई और असमंजस में पड़ गई। उसने झाओ की ओर देखा, कुछ देर सोचा और फिर बोली, महारानी कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए।
मैं सचमुच निम्न दर्जे की हूँ। यूनपिन महारानी शे की सहयोगी थी। मेरे महल में प्रवेश करने से महारानी अवश्य ही नाखुश हुई होंगी। मैं जानती हूँ कि महारानी के मन में द्वेष है। यदि इससे महारानी को प्रसन्नता होगी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। महारानी ने गुस्से से बीच में ही टोकते हुए कहा, बकवास। उसे किस बात की शिकायत है और किस हक से वह अपना गुस्सा तुम पर निकाल रही है? अगर किसी को दोष देना है तो वह उसकी अपनी लापरवाही है। शिव वानियन ने अपने होंठ दबाए और कुछ नहीं कहा। महारानी माँ ने उसे देखा, कुछ चिंतित होकर बोली, बहन किंग, इसे ले जाकर दवा लगा दो। ध्यान रखना कि इसे कोई निशान न रह जाए। बहन किंग तुरंत आगे बढ़ी। हाँ, इतना कहकर वह शिव वानियन को अपने साथ ले गई। इसी बीच महारानी का क्रोध बढ़ता ही गया। अंततः वह अपना क्रोध रोक नहीं पाई और उन्होंने कुलीन उपपत्नी शिव को बुलाया। कुलीन उपपत्नी शिव भी अनिच्छुक थी। वह अभी ज्याओफांग हॉल से बाहर आई थी और ज़िफू महल में उन्हें शांत होने का समय भी नहीं मिला था, लेकिन उन्हें निंजो महल की ओर जाना पड़ा। अंदर प्रवेश करते ही उसने महारानी की ओर एक नजर डाली और आदरपूर्वक प्रणाम किया। महारानी को प्रणाम। उसका लहजा उदासीन और बेपरवाह था। महारानी इतनी क्रोधित थी कि उन्हें लगा जैसे वे पीछे की ओर गिर पड़ेंगी। बेहद घिनौना, ये कैसा रवैया है? कुलीन उपपत्नी शिव ने आलसी से कहा, महारानी आप मेरे प्रति जो भी रवैया दिखाएंगी मैं भी आपके प्रति वही रवैया दिखाऊंगी। महारानी इतनी क्रोधित थी कि उनकी सांसें रुक गई थी। वे कांपते हुए कुलीन उपपत्नी शिव की ओर उंगली करके बोली, वांशिन, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, क्या तुम मुझे यही लौटा रही हो? कुलीन उपपत्नी शिव ने ताना मारते हुए तुरंत जवाब दिया, तो फिर महारानी माँ आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है? मैं अभी तक आपकी कृपा से वंचित नहीं हुई हूँ और फिर भी आपने किसी और को ऊंचा दर्जा देने में जल्दबाजी की। क्या आपने इतनी जल्दी मुझसे उम्मीद छोड़ दी? वह उसकी सगी चाची थी, फिर भी यह उसका सबसे निर्दयी कृत्य था। महारानी ने पलटकर ताना मारा, मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे पिता बूढ़े हो रहे हैं, वो कब तक टिक पाएंगे? भले ही सम्राट उनकी परवाह करते हो, शिव परिवार को भी कुछ तो हिम्मत दिखानी होगी। बोलते बोलते महारानी और भी उत्तेजित हो गई और अंत में खड़ी हो गई। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। शिव परिवार के वंशजों को देखो, इनमें से कौन कुछ उम्मीद जगाता है? साहित्य में अकुशल, मार्शल आर्ट में अक्षम, हमारे पास और क्या सहारा है? सच कहे तो शिव परिवार की नई पीढ़ी में गर्व करने लायक कुछ खास नहीं था। हालांकि वे न तो तानाशाह थे और न ही बिगड़े हुए लाश, लेकिन उनमें से अधिकांश औसत दर्जे के थे। उनका कोई महत्व नहीं था। शिव परिवार की शान और दौलत को बनाए रखने का एकमात्र उपाय महल में सत्ता थी। अगर शिव परिवार की कोई बेटी राजकुमार को जन्म देती तो सब कुछ बदल जाता। अपनी बात कहने के बाद महारानी गुस्से से हौंफ रही थी। कुलीन उपपत्नी शिव कुछ चिंतित थी। अपनी अविवेक की प्रवृत्ति के बावजूद वे शिव परिवार के भाग्य के साथ खिलवाड़ करने का साहस नहीं कर रही थी। इसलिए उन्होंने बस अपना सिर झुकाया और चुप रही। महारानी मां लड़खड़ाते हुए वापस आई और बैठ गई। उन्होंने आह भरी और फिर कहा, मैं तुम्हारे दिल के दर्द को कैसे न समझ सकती थी, लेकिन अभी तुम्हारे लिए मूर्खता करने का समय नहीं है। तुम मेरी भतीजी हो, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? कुलीन उपपत्नी शिव ने महारानी की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। वह अभी आशंकित थी। उसे इस हालत में देखकर महारानी का चेहरा नर्म पड़ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, वानिन तुम्हारी चचेरी बहन ही है। उसका रुतबा नीचा है। अगर उसे कृपा प्राप्त हो भी जाए और वह बच्चे को जन्म भी दे, तो भी इस बात की संभावना कम ही है कि वह उसे अकेले पाल पोस सकेगी। संदेश इतना स्पष्ट था कि अगर कुलीन उपपत्नी शिव को अभी भी समझ नहीं आया, तो महल में बिताए उनके सभी वर्ष व्यर्थ हो जाएंगे। जैसा कि उम्मीद थी, ये शब्द सुनते ही कुलीन उपपत्नी शिव तुरंत अत्यधिक प्रसन्न हो उठी। महारानी, क्या आप सचमुच ऐसा कह रही हैं? महारानी ने थकी हुई निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम क्या सोचती हो? कुलीन उपपत्नी शिव के मन में छाए काले बादल धीरे धीरे छंट गए और उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और घुटने टेक दिए। चाची, वांशिन ने आपकी मेहनत को कभी नहीं समझा और आपको नाराज कर दिया। इतना कहकर उन्होंने बार बार प्रणाम किया। धड़ 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 हर बार जोरदार आवाज निकली। ऐसा नहीं था कि वह चंचल स्वभाव की थी या उसका रवैया जल्दी बदल जाता था, लेकिन एक राजमहल की रानी होने के नाते राजकुमार को पालने का प्रलोभन बहुत प्रबल था। भले ही वह कभी राजकुमार ही क्यों न बन जाए, फिर भी महल में बुढ़ापे में मरने से कहीं बेहतर होता, जहां उसकी देखभाल करने वाला कोई न हो। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से वह पहले से ही कुलीन रानी थी। अगर उसका बेटा होता तो महारानी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। उसके शेष जीवन के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित हो जाती। भला वह आशा क्यों न रखती? वह तो यही सपना देखती थी। महारानी ने उसकी ओर देखा, अपनी आंखें बंद की और हाथ हिलाया। अच्छा होगा कि तुम समझ जाओ। अब से वानिन के मामलों में कोई परेशानी मत खड़ी करना। कुलीन उपपत्नी शिव ने खुशी खुशी सहमति जताते हुए कहा, आप निश्चिंत रह सकते हैं। वह और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन महारानी ने उसे जाने का इशारा किया। मैं थक गई हूँ, अब तुम जा सकती हो। ये देखकर कुलीन उपपत्नी शिव के पास सम्मानपूर्वक विदा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दूसरी ओर उन्होंने कुलीन उपपत्नी शिव के जाने तक प्रतीक्षा की। तभी बहन किंग शिववानी को वापस लेकर आई। दवा लगाने के बाद खुजली कम हो गई और सूजन भी काफी हद तक घट गई, जिससे वह अधिक सुंदर दिखने लगी। महारानी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। सौभाग्य से त्वचा पर कोई घाव नहीं हुआ। वापस जाओ और अच्छे से आराम करो, तुम 2-3 दिनों में ठीक हो जाओगी। शिववानी ने विनम्रतापूर्वक झुककर कहा। ये सेवक महारानी को धन्यवाद देता है। महारानी ने सिर हिलाया। अच्छी बच्ची, बहन किंग, इसे वापस ले चलो। ध्यान रखना कि कोई इसे परेशान न करे। बहन किंग तुरंत मुस्कुराई और बोली, जी हाँ लेडी शिव, कृपया। शिववानी ने झुककर प्रणाम किया और फिर बहन किंग के पीछे पीछे बाहर चली गई। याओयुए महल पहुंचकर लेडी शिव ने जल्दी से कहा, बहन ये बहुत दूर है, इस गर्मी में मेरा स्थान बहुत आरामदायक नहीं है, कृपया जल्दी वापस जाए। बहन किंग मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। कुलीन पत्नी नाराज थी, लेकिन महारानी ने उन्हें फटकार लगा दी है। वो अब तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगी। बीते कुछ दिनों में जो हुआ उस पर ध्यान मत दो। हम सब परिवार हैं, मिलजुल कर रहना ही सबसे अच्छा है। अगर हम झगड़ा करेंगे तो हंसी का पात्र बन जाएंगे। लेडी शिव ने अपना सिर झुका लिया। महारानी की उच्च प्रतिष्ठा के बावजूद एक नौकरानी की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है? जब वो बोल रही थी, तब लेडी शिव के चेहरे पर स्पष्ट रूप से नाराजगी झलक रही थी। सिस्टर किंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, हाथ थपथपाया और चली गई। लेडी शिव झाओ के साथ क्रिम्सन मून पवेलियन लौट आई। उनके अंदर आने के तुरंत बाद ही उसने दूर से देखा कि महल के सेवक व्यस्तता से अंदर बाहर आ जा रहे थे। महारानी की वरिष्ठ दरबारी दासी यंग यू बाहर छाता लिए खड़ी थी और सामान इधर उधर ले जा रहे सेवकों को निर्देश दे रही थी। उसे वापस आते देख यंग यू तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। लेडी शिववानी आश्चर्य से सहज रूप से पीछे हट गई। यंग यू, तुम यहाँ क्यों आए हो? यंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी ने निमिषों महल से लौटे ही हमें भंडारगृह में सामान चुनने के लिए भेजा। जब शिव महिला महल में दाखिल हुई तो हमारी मालकिन पहले तो थोड़ी नाराज हुई। महारानी ने हमारी मालकिन को बुलाया और काफी देर तक उन्हें फटकारा। उसके बाद हमारी मालकिन सोचने लगी, आखिर हम सब एक परिवार हैं। देखो, यंग यू ने छोटे हिजड़ों द्वारा ले जाई जा रही वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ये सभी चीजें हमारी स्वामिनी की ओर से लेडी शिव के लिए उपहार हैं। लेडी शिव और भी ज्यादा हैरान थी। मेरे लिए महारानी से उपहार प्राप्त करना, इस विचार ने उसे थोड़ा अविश्वास और आशंका से भर दिया। यंग यू ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये आपके लिए है। हमारी मालकिन ने मुझे विशेष रूप से निर्देश दिया था कि मैं उनकी ओर से आपसे माफी मांगूं। इतना कहने के बाद यंग यू ने एक कदम पीछे हटकर पूरी श्रद्धा से झुककर अभिवादन किया। लेडी शिव को यह इशारा कुछ हद तक अटपटा लगा और उन्होंने अपना शरीर एक तरफ घुमा लिया। यंग यू, कृपया उठो। यंग यू मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास से खड़ी हो गई। कुलीन उपपत्नी शिव के लोग वाकई बहुत कुशल थे। दोपहर के भोजन तक घर का पूरा इंटीरियर सजा दिया गया था। फर्श की अच्छी तरह सफाई हो चुकी थी और मेज, स्टूल और कुर्सियां सब नई लगा दी गई थी। पहले लगे मोटे पर्दे भी बदल दिए गए थे। उनकी जगह महीन रेशम से बने नए पर्दे लगा दिए गए थे।
कहा जाता था कि इस उत्तम सामग्री को उच्च कुशल कारीगर एक विशेष उपकरण का उपयोग करके रेशम के धागों को दर्जनों रेशों में अलग करके बनाते थे और फिर उन्हें बुनकर ये सुंदर कपड़ा तैयार करते थे। बुनाई घनी थी और रेशम मुलायम। ये सामग्री हवादार होने के साथ साथ हवा के प्रवाह को भी अनुमति देती थी और कीड़ों को अंदर आने से रोकती थी, इसलिए गर्मियों के लिए यह एकदम सही थी। इसकी एकमात्र कमी थी इसकी अत्यधिक कीमत। ये कपड़ा बेहद दुर्लभ था। जियांगनान में ऐसे कारीगरों की संख्या सीमित थी। चाहे वे साल भर बिना खाए पिए, बिना सोए भी अथक परिश्रम करते, उनका उत्पादन सीमित ही था। महल को भेंट के रूप में दिए जाने वाले हिस्से के अलावा बचा हुआ थोड़ा सा कपड़ा बाहर के शक्तिशाली रईसों को बेच दिया जाता था, जहां इसकी ऊंची कीमत मिलती थी और जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे ही मिलता था। हरम में 3000 सुंदरियां होने के बावजूद हर किसी को इसका उपयोग करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था। लेडी शील ने अपने नवनिर्मित कक्ष को देखा, उनके हृदय में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा कि क्रिम्सन मून पवेलियन को उसकी सबसे जर्जर अवस्था में देखा था, इसलिए वर्तमान भव्यता उन्हें कुछ अपरिचित सी लग रही है। यंग युवी को विधिपूर्वक विदा करने के बाद लेडी शील नए बने पलंग पर लेट गई। उनके नीचे सरकंडे से बुनी हुई एक ठंडी चटाई थी, नरम, लचीली, हवादार, पसीना सोखने वाली और शरीर से न चिपकने वाली। उनके ऊपर रेशम की एक बेहद मुलायम ठंडी रजाई थी। उनके चारों ओर बांस के मनमोहक पैटर्न से सजे महीन रेशमी पर्दे लगे थे। झाओ ने खिड़की खोली ही थी कि एक ताजा हवा अंदर आ गई। वह बिस्तर के पर्दों से होकर गुजरी और उसकी त्वचा को सहलाने लगी। लेडी शी को ऐसा लगा मानो उसके शरीर का हर रोम उस सुकून का आनंद ले रहा हो। ये बेड पर्दे सचमुच बहुत शानदार हैं। झाओ हंसी, बिल्कुल महारानी जी, आप और महारानी जी एक ही कुल से हैं। चाहे वो कितनी भी नाराज क्यों न हो, आप उनके लिए परिवार ही हैं। शायद हमारी स्वामिनी को पहले तो ये बात स्वीकार करने में कठिनाई हुई हो, लेकिन कुछ समय बाद वह समझ जाएंगी। सम्राट के हरम में इतनी सारी स्त्रियां हैं, किसी बाहरी महिला की बजाय हमारे ही कुल की किसी महिला का महाराज का स्नेह पाना हमेशा बेहतर होता है। हमारी स्वामिनी जी इस बात को जरूर समझती होंगी। लेडी शी थोड़ी असहजता से हंसी। घर से निकलने से पहले मेरी माँ ने मुझे महारानी के इरादों के बारे में बताया था। महारानी ने मुझे महल में बुलाया। सीधे शब्दों में कहे तो ये हमारे कुल का गौरव बढ़ाने के लिए था, और कम शालीन शब्दों में कहे तो संतान उत्पन्न करने के लिए। लेकिन तो क्या हुआ, महल में प्रवेश करने के लिए सहमत होने के बाद कुल में पिता का रुतबा काफी बढ़ गया। माँ सही कहती थी, शादी तो शादी होती है, चाहे किसी से भी हो। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे ऐसा पति नहीं मिल सकता था जिसका परिवार हमारे कुल की काफी मदद कर सके। लेकिन महल में प्रवेश करने से मुझे अधिक ठोस सहारा मिला, और कौन जाने अगर मैं राजकुमार को जन्म दूं तो मेरा जीवन गौरव और धन से भरा हो सकता है। लेकिन राजकुमार, सम्राट अब मेरी तरफ देखते तक नहीं। राजकुमार को जन्म देना इतना आसान कैसे हो सकता है? मन ही मन आह भरते हुए लेडी शी ने अपना सिर हिलाया और इन विचारों को एक तरफ रख दिया। छोड़ो इन सब बातों के बारे में अब और मत सोचो। बहुत देर हो रही है, खाना परोसो। हाँ, झाओ ने सहमति जताई और बाहर चला गया। कुलीन उपपत्नी शेर के निर्देशों के साथ शाही रसोई लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करती थी, और महारानी यूं भी निश्चित रूप से किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करती थी। लेडी शी मेज पर रखे दो व्यंजनों को निश्चिंत होकर देखती रही। क्या ये सचमुच मेरे लिए हैं? कितने लजीज व्यंजन हैं। मैंने घर पर कभी ऐसे व्यंजन न देखे हैं और न खाए हैं, उसने सोचा। झाओ ने खुशी से कहा, स्वाभाविक रूप से ये आपके लिए ही है महारानी जी, जल्दी खा लीजिए। लेडी शी ने धीरे से एक निवाला लिया और उनका चेहरा आश्चर्य से खिल उठा। स्वादिष्ट, मैंने पूरी जिंदगी जी ली, इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। ये कहते हुए उसने चॉपस्टिक से कुछ सब्जियां उठाई और चावल के साथ खाने लगी। अंत में अगर झाओ ने उसे रोका न होता तो शायद वह सब्जी का शोरबा भी पी जाती। दोपहर के आराम के लिए तैयार होते होते वह अपना मुंह धो चुकी थी और बिस्तर पर ले चुकी थी। लेडी शी अभी नींद में बड़बड़ा रही थी। महल सचमुच अद्भुत है। झाओ उसे देखती रही और सिर हिलाती रही। झाओ ने सोचा, वह सचमुच एक छोटे परिवार से है, इतनी आसानी से प्रभावित हो जाती है। फिर भी झाओ ने ध्यान से उसकी सेवा की, बिस्तर के पर्दे नीचे की ओर चली गई। कुछ समय बाद लेडी शी फिर से जाग उठी। जागने पर उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए उन्होंने झाओ से यूं ही बातें करना शुरू कर दिया और उससे, आप कहां से हैं? आपने महल में प्रवेश क्यों किया? इससे पहले आप कहां सेवा करते थे? जैसे सवाल पूछे, उसे पता चला कि झाओ पहले शाही उद्यान में फूलों और पौधों की देखभाल करती थी। बाद में अपनी सूझबूझ और अच्छे काम के कारण उसे लेडी शी की निजी राजसी दासी के पद पर पदोन्नत किया गया। केवल स्वामी की सीधी सेवा करने वाली राजसी दासियों को ही प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त था, इसलिए ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण पदोन्नति थी। लेडी शी मुस्कुराई, तो आप महल में काफी अनुभवी हैं। अगर भविष्य में मुझसे कोई गलती हो जाए तो आपको मुझे सबक सिखाना होगा। महारानी तो बुद्धिमान है। झाओ मुस्कुराया, आप जैसे नौकर से निर्देश की जरूरत भला किसे पड़ेगी? लेडी शी मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपनी सिलाई की टोकरी उठाई और अंदर रखे कपड़ों को देखा। ये तो घर के कपड़ों से कहीं बेहतर है, चलो कुछ बनाते हैं। झाओ ने एक पल सोचा, महल की सभी रखेले सम्राट के लिए चीजें बनाने में आनंद लेती हैं। सम्राट के लिए कुछ बनाऊं? लेडी शी ने कुछ हिचकिचाते हुए सोचा। उन्हें अभी तक सम्राट का चेहरा ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था। चुनाव के दिन सम्राट अचानक बहुत क्रोधित हो गए थे और यह सब मेरी वजह से हुआ था। मैंने शुरू से अंत तक सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। बाद में महारानी की सेवा करते समय मैंने सम्राट को एक बार फिर देखा, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैं सचमुच नहीं जानती कि सम्राट कैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे एक बात पक्के तौर पर पता है, सम्राट बहुत सुंदर हैं। इसे समझने के लिए सम्राट की सेवा कर चुकी आदरणीय महिला लियांग और आदरणीय महिला ली को देखना ही काफी है। ये दोनों याओयुए महल की नवनियुक्त सम्मानित महिलाएं थीं। रात भर उनकी सेवा करने के बाद वे दिन भर शाही उद्यान में भागने का सपना देखते रहते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें सम्राट की एक और झलक मिल जाएगी। जब लेडी शी ने इस बारे में सोचा तो उनके गाल गुलाबी हो गए। फिर एक पाउच पर कढ़ाई करो, अच्छा विचार है, पाउच पर कढ़ाई करना बहुत बढ़िया है। झाओ ने उत्साह से कढ़ाई के पैटर्न वाली एक किताब निकाली। लेडी शी ने कुछ देर तक चयन करने के बाद मंदारिन बतखों के एक जोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पर कढ़ाई करो। जैसे जैसे मौसम गर्म होता गया, ज़िया-रुकिंग का बाहर जाने का मन नहीं करता था। वह दोपहर के लंबे आराम के बाद उठी और कुछ देर अपनी बिल्ली के साथ खेली। तब ज़िया-रुकिंग ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि कुलीन उपपत्नी शी ने लेडी शी को स्वीकार कर लिया है, और यहाँ तक कि उन्हें काफी कुछ भेजा भी है? यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे अच्छी जानकारी थी। हंगामा इतना बड़ा था कि पूरे हरम को इसके बारे में पता था। जी यूई ने सेब छीलते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल सही। छोटी झूसी ने बताया कि लेडी शी आज सुबह जल्दी ही निमिषों महल भागी थी। मच्छरों के काटने से उनका चेहरा इतना सूजा हुआ था कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। ज़िया-रुकिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, कुलीन उपपत्नी शी लोगों को ठगने में आज भी उतनी ही निर्दयी है। जी यूई ने आगे कहा, महारानी शी परिवार की एक और युवती को महल में लेकर आई हैं। महारानी को जरूर गुस्सा आ रहा होगा, है ना? बोलने के बाद उसने छिले हुए सेब को टुकड़ों में काटा और उन्हें एक प्लेट में रख दिया। ज़िया-रुकिंग ने एक सीख से एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मीठा रस उसके होंठों और दांतों में भर गया। सेब स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद उसने नैपकिन से हाथ पोंछे और हंस पड़ी। लेकिन अदरक जितनी पुरानी होती है उतनी ही तीखी होती है। कुलीन उपपत्नी शी के रवैये में ये त्वरित परिवर्तन महज महारानी मां के किसी वादे की वजह से है। महल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह शायद एक वादा है कि अगर लेडी शी को कृपा प्राप्त होती है और वह एक बच्चे को जन्म देती है तो नोबल कॉन्कुबाइन शी को उसे पालने की अनुमति दी जाएगी। ज़ेड्यू ने थोड़ी देर सोचा और फिर सहमति जताते हुए कहा, यही एकमात्र कारण होना चाहिए। ज़िया-रुकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। इस महल की औरतें सचमुच अजीब हैं, हर एक मां और बच्चे को अलग करने की साजिश रच रही है। कौन जाने, शायद एक दिन ऐसी स्थिति भी आ जाए जहां वे मां को खत्म कर दें और बच्चे को अपने पास रख लें। निम्न सामाजिक स्थिति वाले लोगों के लिए तो जीवन एक त्रासदी जैसा था। मैं कृपा पाने के लिए प्रतिस्पर्धा न करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा तो क्या मुझे इसे दूसरों को सौंप देना चाहिए?
इसके बारे में सोचना भी मत। सम्राट की दृष्टि में सफेद कमल की तरह व्यवहार करने से उनका स्नेह प्राप्त नहीं होगा। एक भोला भाला और सीधा साधा व्यक्ति भी बेहतर स्थिति में नहीं होगा। इसलिए चतुर होना ही बेहतर था। रात के खाने के समय ज़िया रुकिन को भूख कम लग रही थी। लगभग 5 महीने की गर्भवती होने के दौरान उसकी खाने की इच्छाएं तेजी से अजीब होती जा रही थी। उसे खट्टे और नमकीन खाद्य पदार्थों की तीव्र इच्छा होती थी। संक्षेप में उसे तेज स्वाद वाली कोई भी चीज खाने की इच्छा होती थी। एक बार उसने शियाओ सीसी को विशेष रूप से शाही रसोई में भेजकर उसके लिए अचार वाली मिर्च का एक जार लाने को कहा था। उसने ताजा तोड़ी हुई लहसुन की डंठलों को टुकड़ों में काटकर उसमें अचार बना लिया। इसका स्वाद सचमुच लाजवाब था। झाओ जुनियाओ ने उसे सूंघते ही केवल भौहें चढ़ाई और उसे चखने की कोशिश भी नहीं की। हाल ही में उसे मोटे अनाज पसंद आने लगे थे। उन्होंने विशेष रूप से मोटे तौर पर पिसे हुए प्रकार के कॉर्नब्रेड का अनुरोध किया, जिसे भाप में पकाकर घर पर बने कॉर्नब्रेड बंस में बदला जा सके, जिनके बीच में एक खोखला हिस्सा हो। जब भाप में पके हुए कॉर्नब्रेड बंस ठंडे होकर सख्त हो जाते थे और लगभग बचे हुए बंस जैसे हो जाते थे, तो वह उनके खोखले भाग में एक चुटकी नमक डालती, एक करछुल पानी और तिल के तेल की कुछ बूंदें डालती, फिर उन्हें सेंकने के लिए कोयले की आग पर रख देती थी। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि नमक बन में अच्छी तरह से पक न जाए, तिल का तेल पूरी तरह से अंदर तक सोख न जाए और बाहरी परत जलकर काली न हो जाए। तभी वह खाने के लिए एक उठाती थी। शिया रुकिन ने बचपन में इस विधि के बारे में केवल अपनी नानी से ही सुना था। उसने पहले कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन किसे पता था कि अब उसे इसकी इतनी तीव्र इच्छा होगी। स्टीम कॉर्नब्रेड बंस बनाते समय शाही रसोई के रसोई आपस में बुदबुदा रहे थे। शिया जीव का स्वाद वाकई अजीब है। अन्य लोग जमीन और समुद्र से मिलने वाले बेहद परिष्कृत व्यंजनों को पसंद करते हैं, लेकिन उसे अलग होना है। वह इस तरह का व्यंजन खाने पर जोर देती है। अगर वे उसे खराब बनाते तो उनका मालिक शिकायत करता, लेकिन अगर वे उसे थोड़ा और बेहतर बनाते तब भी उनका मालिक खुश नहीं होता। मुख्य शेफ के लिए वाकई बहुत मुश्किल समय था। जी यूए व्याकुल चेहरे के साथ ज़िया रुकिन के सामने खड़ी थी। मास्टर, आप फिर से उबले हुए कॉर्नब्रेड बंस नहीं मांगेंगे, है ना? ये सुनकर ज़िया रुकिन की भूख अचानक जाग उठी। मुझे सच में कुछ चाहिए। जी यूए, शियाओ सीसी को भेजकर खाना मंगवा लो। आज मेरे लिए 2 बना देना। साथ ही सिरके में पकी मूंगफली की एक कटोरी, गर्मा गर्म खटियान का सूप जिसमें सिरका ज्यादा और मसाला कम हो, और नमक में भुने अखरोट के दाने भी ले आना। शिया रुकिन ने उन्हें एक एक करके सूचीबद्ध किया। जी यूए भी हैरान रह गई। गुरुजी, आप ये कॉम्बिनेशन कैसे सोच लेते हैं? एक व्यंजन तो मानो आकाश से आया है और दूसरा समुद्र की गहराइयों से। ये तो वाकई बहुत बड़ा अंतर है। सौभाग्यवश शाही चिकित्सक ने इन खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। ज़ेड्यू ने अपना सिर हिलाया और उसके पास सियाओ सीसी को ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हरम में शांति का माहौल था। नई सम्मानित महिलाओं ने सम्राट के आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर सभी ने उनकी कृपा पाने की इच्छा जताई और इस प्रकार हर जगह उनकी चापलूसी करने लगी। हालांकि उनमें से अधिकांश ने महारानी का साथ दिया। यहाँ तक कि सिफू महल में कुलीन उपपत्नी शे की नाक के ठीक नीचे रहने वाली 2 सम्मानित महिलाओं ने भी महारानी की ओर झुकाव के सूक्ष्म संकेत दिखाए। तो महारानी इन दिनों काफी खुश थी। महारानी के कहे अनुसार कुलीन उपपत्नी शे ने भी अस्थायी रूप से अपनी साजिशों को रोक दिया था और कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। हरम में ऐसे एकजुट मोर्चे को देखकर महारानी अत्यंत प्रसन्न हुई। हाल ही में सम्राट राज के मामलों में व्यस्त थे और उन्होंने हरम का दौरा शायद ही कभी किया था। महीने की 15 तारीख को उन्होंने जियाओफांग हॉल में एक रात बिताई और अगले दिन उन्होंने आदरणीय लेडी चेंग को अपनी सेवा करने के लिए बुलाया। बाकी समय वह केवल शियाजेयू के साथ ही भोजन करता था। नवनिर्वाचित महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। उस दिन झाओ जुनियाओ किंग्या निवास में खिड़की के पास बैठी थी और बाहर बांस की पत्तों की सरसराहट सुन रही थी। अचानक ही उन्हें सितार बजाने का मन हुआ। शिया रुकिन थोड़ा हैरान हुआ। सम्राट, आप वीणा बजा सकते हैं? झाओ जुनियाओ ने उसे एक नजर से देखा। सज्जनता की 6 कलाएं, उन्हें कौन नहीं जानता। बोलने के बाद उसने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, मानो कह रहा हो, तुम ही अकेली हो जिसे यह बात नहीं पता होगी। शिया रुकिन को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने बिना कुछ बोले अपने होंठ सिकोड़ लिए और एक तरफ झुककर अपने पेट को सहलाते हुए सुनने लगी। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी पतली उंगलियां चमकते हुए वीणा के तारों पर नाचती और उछलती थी। सितार की ध्वनि शक्तिशाली और भावपूर्ण थी, मानो चांदी के कवच में सजे एक सेनापति युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे हो। यह एक राजसी झरने की तरह भी थी जो उच्चतम आकाश से गिर रहा हो, जिसकी भव्यता शब्दों से परे थी। कभी-कभी उनकी भौहें कसकर सिकुड़ जाती थी और फिर सीधी हो जाती थी, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वासपूर्ण संयम बना रहता था, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। वो जनजात सेनापति की तरह लग रहा था, अपने कमांडेंट में शांत भाव से बैठा हुआ, मानो उसे सामने की लड़ाई में जीत का पूरा भरोसा हो। वाह, कितना सुंदर है। शिया रुकिन बिना पलक झपकाए उसे देखती रही और मन ही मन भरी। अफसोस, अगर तुम्हारी इतनी सारी रखेलें न होती तो शायद मैं सचमुच तुमसे प्यार कर बैठती। लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि इसके बारे में सोचना छोड़ दें। इस आदमी की रखेलें एक पूरी पलटन बना सकती थी और उनमें लगातार नई नई महिलाएं शामिल होती रहती। लेकिन इसमें एक सकारात्मक पहलू भी था। वह न केवल सुंदर पुरुषों की बल्कि खूबसूरत महिलाओं की भी प्रशंसा कर सकती थी। उन्हें याद आया कि वसंत ऋतु में जब सभी फूल खिले होते थे तो शाही उद्यान कितना जीवंत हो उठता था। इनमें से प्रत्येक सुंदरी अपने स्थानीय क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, कुछ तो अपने गृहनगरों में भी विख्यात थी। चयन प्रक्रिया एक तरह से छानने की प्रक्रिया थी, जो उन्हें धीरे-धीरे और अधिक केंद्रित करती गई, जब तक कि अंततः उन्हें हरम के लिए चुन लिया गया। शिया रुकिन ने सोचा, क्या इसे दुनिया की सारी सुंदरियों को इकट्ठा करना कहा जा सकता है? रुको, मेरे विचार कुछ अनुचित हैं। मैं हरम में किसी पुरुष का ध्यान आकर्षित करने के लिए आई हूँ, सुंदरियों की तलाश करने के लिए नहीं। खांसी। शिया रुकिन ने अपना सिर हिलाया और इन निरर्थक विचारों को एक तरफ रख दिया। फिर उसने अपना पूरा ध्यान वीणा बजा रहे उस सुंदर व्यक्ति की प्रशंसा करने में लगा दिया। रात में झाओ जुनियाओ का वहां से जाना असहनीय हो गया। वो शिया रुकिन के साथ सोना चाहता था, सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि वह काम करने के लिए भी तड़प रहा था। वह वासना से लगभग घुट रहा था। इतने वर्षों में उसने कभी ऐसी तीव्र लालसा महसूस नहीं की थी। पहले तो महारानी द्वारा सम्राट के साथ बिस्तर साझा करने वाली महल की दासी ने उसे कामुक मामलों का ज्ञान दिया। बाद में पूर्वी महल में उसकी रखेलें थी, फिर रानियां, और अंत में उसने युवराज की पत्नी से विवाह किया। उसके साथ रहने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती गई, फिर भी उनमें उसकी रुचि कम होती गई। वे सब एक जैसी थी, जैसे मरी हुई मछली। यह मोम चबाने जितना बेस्वाद था, लेकिन उसे चबाना ही था। वह युवा जोश से भरा हुआ था और ऐसा न करने से वह बीमार पड़ जाता। किंग से मिलने के बाद ही उसे एहसास हुआ, तो महिलाएं भी उस क्रिया के दौरान आनंद महसूस कर सकती हैं। जब उसने पहली बार स्प्रिंग पैलेस का चित्र देखा तो वह उसी के लिए था। और भी कई मुद्राएं खुल गईं। ये पूरी तरह से विस्फोटक था, लेकिन अब वह गर्भवती थी। भगवान ही जानता है कि उसने पिछले कुछ महीनों में कितना कष्ट सहा होगा। जब उसका असहनीय कष्ट दूर हो जाता तो वह किसी सुंदर स्त्री को बुलाकर उसके साथ मोम चबाने लगता। उसके विचार अभी भी उसी स्त्री पर टिके रहते। उसे पाने की चाहत और फिर भी उसे न पा सकने की यह भावना उसे पागल कर रही थी। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और हौंसले हुए उसका नाम पुकारा, किंग। शिया रुकिन ने पुरजोर विरोध किया। सम्राट, मेरा पेट इतना बड़ा है, क्या आप किसी और को नहीं ढूंढ सकते? झाओ जुनियाओ बेहद निराश थी। वे तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं। एक बार जब भूखे भेड़िए को ताजा मांस का स्वाद मिल जाता है तो मोम चबाना कौन चाहेगा? शिया रुकिन अवाक रह गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे नीच पुरुष वेश्यालयों में जाना पसंद करते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काल में प्रधान पत्नी को अक्सर नापसंद किया जाता था। वह चिंतित हो गई। अपने बड़े पेट के साथ ये बिल्कुल असंभव था। उसे मौखिक रूप से मना करना पड़ा। सम्राट, आपकी उपपत्नी लगभग 5 महीने की गर्भवती है। हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बच्चे की खातिर वे सचमुच लापरवाही नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनकी प्राथमिक हिचकिचाहट इस डर से उपजी थी कि भले ही यह आदमी भविष्य में अपना मन बदल ले, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा बच्चा नहीं बदलेगा। झाओ जुनियाओ ने उसकी नाक को छुआ। क्विंग क्विंग। अंततः उसने उस पर कोई दबाव नहीं डाला और इस प्रकार झाओ जुनियाओ ने अपना भिक्षु जैसा जीवन फिर से शुरू कर दिया।
पलक झपकते ही जून का अंत आ गया। सबसे भीषण गर्मी के दौरान सूरज इतनी जहरीली गर्मी से दमक रहा था मानो आसमान से आग बरस रही हो। एक पल के लिए भी उसके नीचे खड़े रहना त्वचा को झुलसा देता था। बेशक दोपहर का समय सबसे बुरा नहीं था, सबसे असहनीय समय शाम का था, जब जमीन से भी इतनी गर्मी निकलती थी कि चलना किसी स्टीमर के अंदर होने जैसा लगता था। महल में छठे रैंक और उससे ऊपर के सभी लोगों को बर्फ तक पहुंचती, इसलिए अधिकांश लोगों ने घर के अंदर रहना पसंद किया। शुरुआत में लेडी शेर के पास बर्फ नहीं थी, महारानी ने अपनी कुछ बर्फ उनके साथ साझा की। महारानी को दयालु समझकर लेडी शेर उनसे और भी अधिक बार मिलने जाने लगी। हालांकि जब भी महारानी उसे देखती थी तो उन्हें अपनी छाती में घुटन भरी जकड़न महसूस होती थी। सभी नवगठित सम्मानित महिलाओं ने सम्राट के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उन्हें औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है, केवल वही शेष है। बहन किंग ने उन्हें समझाने की कोशिश की, महारानी इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, मुख्यतः इसलिए क्योंकि जल्दबाजी करना व्यर्थ होगा। यकीनन वे सम्राट को बांधकर जबरदस्ती बिस्तर पर नहीं लिटा सकते थे। महारानी ने सोचा, तो क्या हम कोई योजना नहीं बना सकते? बहन किंग ने सिर हिलाया, हम ऐसा नहीं कर सकते महाराज, सम्राट राष्ट्र के शासक हैं, उसे नशीली दवा देना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। महारानी ने बहन किंग को तीखी नजर से देखा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन शायद अगर उसने थोड़ी और शराब पी ली होती या कुछ और। बहन किंग ने इस पर विचार किया, उसे और शराब पिलाना ये संभव हो सकता है। महारानी ने सिर हिलाया, तो फिर ऐसा ही इंतजाम करो। बहन किंग पीछे हट गई। देर सवेर वे उसी रात कार्रवाई करेंगे। महारानी डोवेजन ने निमिषों महल की छोटी रसोई को कई ताजे व्यंजन तैयार करने का निर्देश दिया और तहखाने से सिस्टर किंग द्वारा वर्षों पहले बनाई गई फलों की शराब का एक जार निकलवाया। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, कई साल बीत गए, इसने कभी इसे खोलने की हिम्मत नहीं की। बहन किंग खिलखिलाकर हंस पड़ी, महाराज अभी बहुत कुछ बचा है, ये खत्म होते ही हम और बना लेंगे। भोज का आयोजन ताये पुल के किनारे किया गया था, जहां मौसम ठंडा था। जब झाओ जुनियाओ पहुंची तो महारानी ने स्वयं कटोरे और चॉपस्टिक निकाल कर रख दिए थे। हालांकि महारानी के अप्रत्याशित स्नेह से वह थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, उन्होंने स्वयं को याद दिलाया कि आखिर वह उनकी माता है, उन्हें उनका उचित सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा रानी के चयन की विफलता के बाद से उन्होंने निमिषों महल का दौरा लगभग न के बराबर ही किया था। अब इस पर विचार करते हुए उन्हें थोड़ी सी खेद हुई। अब जब उनकी माता ने पहल करके समर्पण कर दिया था तो उनकी गरिमा बनी रही और उन्हें अलग थलग रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्हीं विचारों के साथ झाओ जुनियाओ अपनी सीट पर बैठ गया। महारानी मुस्कुराई, शाही पुत्र आपका मेरे साथ भोजन करना दुर्लभ है, लगता है आप पिछले कुछ दिनों से बहुत थके हुए होंगे। महारानी के स्नेहपूर्ण भाव को देखकर झाओ जुनियाओ की बची कुची नाराजगी भी गायब हो गई। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद माँ, आपका बेटा ठीक है। महारानी ने आगे कहा, ये सभी व्यंजन आपके बचपन की पसंदीदा है और शराब का ये जार वही फलों की शराब है जिसे आप हमेशा पीना पसंद करते थे। यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब आपके पिता सम्राट ने आपको इसे पीने से मना किया था और आप चुपके से मेरे कक्ष में आकर कुछ घूंट पी लेते थे। जब महारानी ने उनके बचपन के कारनामों को याद किया तो वह मुस्कुराई और उनकी थाली में खाना रख दिया। झाओ जुनियाओ को और भी राहत महसूस हुई। उस समय माँ हमेशा मेरे लिए सम्राट पिता से स्वादिष्ट भोजन और पे छिपाती थी, कभी भी उन्हें पता चलने नहीं देती थी। ये सुनकर महारानी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, क्या सम्राट को अभी भी याद है? झाओ जुनियाओ मुस्कुराई, स्वाभाविक रूप से मुझे याद है। माँ और बेटे के बीच साझा किए गए इस भोजन में साधारण व्यंजनों के साथ पुरानी यादों का भी लुत्फ उठाया गया। झाओ जुनियाओ बेहद खुश थी और उन्होंने कई अतिरिक्त प्याले पी लिए। कहावत है, शराब नशा नहीं करती, नशा तो इंसान खुद करते हैं। जब वह अंततः वहां से चला गया तो उसकी निगाहें पहले से ही कुछ धुंधली हो चुकी थी। महारानी डोवेजर की व्यवस्था के तहत लेडी शेर ने सम्राट को वापस लाने में मदद की। फिर उसने रात भर उसकी देखभाल की। नशे की हालत में उसने उसे ज़िया रुकिन समझ लिया और बार-बार उसका नाम पुकारता रहा। कुछ समय बाद किसी चीज के टूटने की तेज आवाज ने झाओचिन महल की शांति भंग कर दी। ली शेनगान के पैर दर्द से लगभग कांपने लगे और उसने जल्दी से दरवाजे के बाहर से पुकारा, सम्राट। वह अंदर घुसने ही वाला था। कमरे के अंदर झाओ जुनियाओ घुटनों के बल बैठी महिला शेर को घूर रहा था। उसके चेहरे पर खौफ का भाव था। लेडी शेर भयभीत हो गई। नग्न अवस्था में वह बार-बार प्रणाम करते हुए बोली, सम्राट ये सेविका अपनी गलती स्वीकार करती है। सम्राट ये सेविका अपनी गलती स्वीकार करती है। क्रोध से आग बबूला झाओ जुनियाओ ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन बेड पर चढ़ने की? लात लगने से लेडी शेर हवा में उछल गई, उनका सिर किसी चीज से टकराया और एक गहरे घाव से तुरंत खून बहने लगा। झाओ जुनियाओ ने बिना किसी भावना और दया के देखा, ली शेंगन आपका सेवक यहाँ है, किसी को उसे वापस भेजने के लिए कहो, उसे कपड़े नहीं पहनाए जाने चाहिए। आखिरकार हरम में तो सिर्फ औरतें और हिजड़े ही थे, इसमें शर्म की कोई बात नहीं थी। वैसे भी अगर उसे उसके बिस्तर पर जाने में शर्म नहीं आती थी तो इस बात से क्या फर्क पड़ता था? ली शेनगान ने देखने की हिम्मत नहीं की। आंखें बंद करके उसने कुछ महल की दासियों को बुलाया जिन्होंने तुरंत लेडी शेर को वहां से दूर ले गई। झाओ जुनियाओ अभी गुस्से से उबर रहा था, स्नान कक्ष में गया और खुद को 2 बार धोया, फिर अंत में दोबारा लेट गया। उसे घोर घृणा महसूस हुई। हमेशा से वही महिलाओं को चुनता आया था जिनके साथ वह सोता था। इससे पहले कभी किसी महिला ने बिना बुलाए उसके बिस्तर पर आने की हिम्मत नहीं की थी। अगर वह एक कुंवारी लड़की अभी से इतनी दुस्साहसी हुई है तो कौन जाने भविष्य में वह क्या बन जाएगी। सम्राट का दिमाग क्रोध से व्याकुल था और वह केवल ऐसी महिलाओं के प्रति अपने क्रोध पर ही ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस स्त्री को उसके अजगर शैया पर भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि महारानी माँ थी, जो कुछ ही घंटे पहले उनके बीच माँ बेटे के रिश्ते को बड़े प्यार से निभा रही थी। झाओ जुनियाओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक माँ अपने सगे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। झाओ जुनियाओ गंभीर चेहरे के साथ दरबार से निकलकर निमिषों महल की ओर चल दिए। महारानी माँ मानसिक रूप से काफी समय से तैयार थी। उन्हें लेडी शेर को निकाले जाने के बारे में पहले ही पता चल चुका था। उसका दिल अंदर ही अंदर दुख रहा था। जिस बेटे को उसने पाला पोसा था वह उसे कैसे नहीं समझ पा रही थी। इस बार उसे डर था कि कहीं फिर से हंगामा न हो जाए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उसे यह करना ही था। बहन किंग का चेहरा गंभीर था और वह जल्दी से अंदर चली गई। महामहिम सम्राट यहाँ है। महारानी ने सिर हिलाया जिससे उनके चेहरे पर आश्चर्य का कोई भाव नहीं दिखा। मैं जानता हूँ। उसके बोलते ही झाओ जुनियाओ अचानक अंदर आ गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी ठंडी और चुभने वाली मुस्कान थी मानो किसी गहरे अंधेरे गड्ढे में 1000 साल पुरानी बर्फ जमी हो। महारानी माँ, ये 2 शब्द क्रोध, अविश्वास और अनिच्छा के संकेत से भरे हुए थे। महारानी का चेहरा हमेशा की तरह बेहद शांत था। मेरा शाही पुत्र आ गया है, झाओ जुनियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा। शाही पुत्र? महारानी माँ मुझे कितने स्नेह से संबोधित करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सचमुच मुझे अपना पुत्र माना है? ये शब्द क्रोध में आकर बोले गए शब्दों की तरह लग रहे थे। उन्हें ये कैसे नहीं पता था कि महारानी उनकी माँ थी, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते की वजह से ही शिष्टाचार का कोई स्थान नहीं था। क्रोध में बोले गए ये शब्द सीधे दिल को छलनी कर सकते थे। सचमुच महारानी के चेहरे पर घोर अविश्वास का भाव था। मेरे राजपुत्र, इन शब्दों का क्या अर्थ है? क्रोध से व्याकुल झाओ जुनियाओ खुद को रोक नहीं पाए और फिर से व्यंग्य करते हुए बोली, इसका क्या मतलब है? महारानी माँ को अपने दिल में सबसे अच्छी तरह पता है। महारानी ने एक पल रुककर सोचा, फिर सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। क्या मेरे शाही पुत्र लेडी शेर के मामले का जिक्र कर रहे हैं? झाओ जुनियाओ ने गुस्से से भरी नाक से सांस ली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। महारानी ने उसकी ओर देखा और सीधे बोली, जी हाँ, ये सब मैंने ही करवाया है। मैंने शेर परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें महल में बुलाया है। क्या तुम समझते हो मेरे शाही पुत्र? झाओ जुनियाओ को ये बात अच्छी तरह पता थी, लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रही थी वह ये थी, क्या उनकी महारानी माँ के लिए शेर परिवार अपने बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण था? क्या उन्होंने शेर परिवार के लिए ऐसे हथकंडे भी अपनाए थे? ये किसी स्त्री के साथ सोने जितना आसान नहीं था। उन्हें इस तरह का छल, शोषण, अवज्ञा और यहाँ तक कि विश्वासघात भी बेहद घृणित लगता था।
एक सम्राट होने के नाते विश्वासघात वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसने क्रोधित होकर कहा, महारानी माँ, क्या मैंने पर्याप्त नहीं किया? मैंने किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लिया है, नहीं मैंने उन्हें संतान उत्पन्न करने से रोका है। महारानी से लेकर 7वें दर्जे की महिला तक मैंने कभी किसी को गर्भनिरोधक सूप नहीं दिया। उनके साथ व्यवहार में मेरा विवेक बिल्कुल शुद्ध है। झाओ जुनियाओ ने ये शब्द दांत पीसते हुए कहे, हर शब्द में जोर और गूंज थी। कुछ देर सोचने के बाद महारानी माँ लड़खड़ाते हुए बोली, लेकिन वानेन, तुमने उसे इस तरह कैसे अपमानित किया? महारानी को कमजोर होते देख झाओ जुनियाओ का क्रोध शांत होने लगा और उसने केवल व्यंग्य करते हुए कहा, यही मेरी अंतिम सीमा है। अपमान से कहीं बढ़कर अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अगर महारानी माँ को विश्वास नहीं है तो आप कोशिश करके देख सकते हैं। इतना कहकर उसने महारानी को एक बेहद ठंडी मुस्कान दी। फिर अपनी आस्तीन झटकते हुए वो वहां से चला गया। महारानी का शरीर शिथिल पड़ गया। उनका दिमाग अभी भी उस टकराव के सदमे से उबर नहीं पाया था। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उन्हें पता चला कि झाओ जुनियाओ वापस आ गया है। उसने महारानी को धमकी भरी निगाहों से देखा। हरम का प्रबंधन महारानी करती है, इसलिए महारानी माँ को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आपको निमिषों महल में अपने बौद्ध अभ्यासों पर ध्यान देना चाहिए। पीछे मुड़े बिना ही वह जाने के लिए मुड़ गया। महारानी ने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज। उसने खुद को संभाला और खड़ी हो गई। कांपते हुए कदमों से सम्राट की ओर बढ़ी। शिव परिवार को एक संतान प्रदान कीजिए और अब से मैं केवल शाकाहारी भोजन करूंगी और बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ करूंगी। महाराज और राज्य तथा इसकी प्रजा के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करूंगी। झाओ जुनियाओ ने अपना सिर घुमाया और उसे एक नजर देखा। अंततः उसने कुछ नहीं कहा और बस अपनी आस्तीन झटककर चला गया। जब सिस्टर किंग ने प्रवेश किया तो उन्होंने महारानी को फर्श पर गिरी हुई पाया, जिनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। विधवा सम्राट जी, उन्होंने महारानी को सोफे पर लेटने में मदद की और फिर दया भाव से कहा, आपको इतनी हद तक जाने की क्या जरूरत है? सम्राट को इतनी हद तक क्यों धकेल रही हैं और अपने लिए हालात इतने मुश्किल क्यों बना रही हैं? आपने एक अच्छे खासे माँ बेटे के रिश्ते को इतना तनावपूर्ण बना दिया है। महारानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। यही मेरी जीवन की अंतिम इच्छा है। एक बार यह कार्य पूरा हो जाने पर भले ही मेरे पास केवल एक अकेला दीपक और प्राचीन बौद्ध ग्रंथ ही रह जाएं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। बहन किंग ने अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। डॉट डॉट डॉट। महारानी को वह परिणाम नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी और लेडी शिव के साथ स्थिति और भी अधिक अराजक थी। जब उसे नग्न अवस्था में वापस भेजा गया तब भोर होने से पहले का समय था। उसे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, इसलिए खबर नहीं फैली। भोर से पहले वापस भेजे जाने की बात समझ में आती है। उसके दर्जे की महिलाओं को झाओचिन महल में रात बिताने की अनुमति नहीं थी। हालांकि सुबह होते ही लेडी शिव ने शाही चिकित्सक को बुलाया, लेकिन शाही चिकित्सा विभाग से अभी तक कोई नहीं आया था। ये स्पष्ट रूप से एक समस्या थी। डॉट डॉट डॉट। शेया रुकिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जम्हाई लेते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, कल रात सम्राट के कक्ष में सेवा करने के बाद आज तो वह सबकी चहेती होनी चाहिए थी। क्या शाही चिकित्सा विभाग उसकी चापलूसी नहीं कर रहा होगा? जी यूई भी उतनी ही हैरान थी और बोली, महामहिम जो कह रही हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन शाओजीजी द्वारा जुटाई गई खबरों के अनुसार शाही चिकित्सा ब्यूरो ने अभी तक किसी को नहीं भेजा है। हम लगता है शिव ने सम्राट को नाराज कर दिया होगा। छोड़ो छोड़ो, अब इसके बारे में सोचना बंद करो। ज़िया रुकिंग ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। हमारे तरबूज अब तक पक गए होंगे, चलो कुछ तोड़ लेते हैं। ज़ेड्यू ने मुस्कुराते हुए तुरंत सहमति दे दी। हाँ डॉट डॉट डॉट। किंगिया निवास का पिछवाड़ा उसकी देखरेख में बेहद खूबसूरत हो गया था। हरियाली हरी भरी और फल फूल रही थी, जिससे एक देहाती और जंगली सा एहसास होता था। बड़ा सब्जी का बगीचा ठीक बीच में था, जिसके एक तरफ एक छोटा सा तालाब था। तालाब में कमल खिले हुए थे और ज़िया रुकिंग ने तो खास तौर पर किसी से उसने कुछ मछलियां छोड़ने को कहा था ताकि दाबाई मजे के लिए उनका पीछा कर सके। जैसे ही वह पिछवाड़े में पहुंची, दाबाई उत्सुकता से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। छोटे पैरों और लंबे बालों वाला वह जानवर तेजी से दौड़ा, पूंछ सीधी रखते हुए बड़े सलीके से चलता रहा। दाबाई जाओ और देखो कौन सा तरबूज पका हुआ है। दाबाई मुड़ी, सहमति में म्याऊं किया और तरबूज की बेलों की ओर चल पड़ी। अपने छोटे छोटे पैरों पर चलते हुए तरबूजों को देखते हुए, जिनमें से कुछ तो उससे भी बड़े थे, बिल्ली थोड़ी हैरान परेशान लग रही थी। शेया रुकिंग पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या वे पक गए हैं? म्याऊं। दाबाई ने उसकी ओर आंखें घुमाई और बड़े आराम से एक तरबूज पर कूद गया। अपनी पूंछ को अपने बेदाग सफेद पंजों के चारों ओर लपेटकर वह एकदम शांत बैठा रहा। उसने घमंड से सारे तरबूजों का जायजा लिया। पूरी बिल्ली किसी सम्राट की तरह लग रही थी, मानो वह सारी सृष्टि पर अपना प्रभुत्व जमाए बैठा हो। देखो, ये वो साम्राज्य है जिसे मैंने तुम्हारे लिए जीता है। शेया रुकिंग को उसकी हरकतों पर बहुत हंसी आ रही थी। वो पेट पकड़कर बेकाबू होकर हंसने लगी। दाबाई, तुम नीचे उतरो, खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। दाबाई ने उसे फिर से घूर कर देखा, फिर बड़ी ही दबंग अंदाज में सभी तरबूजों का जायजा लेने लगा। ये कहना ही पड़ेगा कि बिल्ली वाकई बहुत चालाक थी। ज़ेड्यू, देखो, इसने सचमुच सबसे बड़ा तरबूज चुना है। ज़ेड्यू ने बस हंसते हुए कहा, महामहिम, ज़ियाओचूसी का कहना है कि दाबाई हर दिन उसके पीछे पीछे पिछवाड़े तक जाता है, इसलिए शायद उसे पहले से ही सब पता था। शेया रुकिंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, क्यों ना आज हम तरबूज खा लें? पास ही खड़ी शाओझूसी थोड़ी परेशान लग रही थी। महामहिम, शायद आपको पता ना हो, लेकिन ये तरबूज दाबाई का सबसे पसंदीदा है। अगर उन्होंने इसे चुना तो दाबाई का दिल शायद टूट जाएगा। शेया रुकिंग ने दाबाई की ओर देखा। सचमुच वो प्राणी उसे घूर रहा था, मानो किसी भी क्षण अपने प्रिय तरबूज के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हो। शेया रुकिंग हंसते हंसते हौंफने लगी। ठीक है, चलो दूसरा चुनते हैं। दोपहर के भोजन के बाद मैं दोपहर बाद तक सोता रहा। ज़ेड्यू ताजा कटे हुए तरबूज की एक प्लेट लेकर अंदर आई। तरबूज के टुकड़े चटक लाल रंग के थे और देखने में रसीले और लुभावने लग रहे थे। सारे बीज निकाल दिए गए थे, जिससे इसे खाना सुविधाजनक हो गया था। मेरी प्रियतमा, चूंकि आप गर्भवती हैं, इसलिए मैंने इसे बर्फ से ठंडा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैंने इसे कुएं के पानी में ठंडा किया, जो बिल्कुल सही तापमान है, और जब आप इसे खाती हैं तो ये कुरकुरा और मीठा लगता है। शेया रुकिंग बहुत संतुष्ट थी। उसने तरबूज की बड़ी प्लेट लगभग पूरी तरह से खत्म कर दी। रुमाल से मुंह पोंछने के बाद उसने प्रशंसा की, सचमुच ज़ियाओचूसी काफी काबिल है। वह न केवल तरबूज उगा सकती थी, बल्कि वे बहुत मीठे भी थे। ज़ेड्यू ने भी प्रशंसा की, हमारे घर के पीछे के बगीचे में कमल के बीज भी हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी सारे बड़े बड़े फलीदार बीज हैं। बस थोड़ा और बढ़ने का इंतजार करो, फिर हम इन्हें खा सकते हैं। ये सुनकर जीसू भी उत्साह में शामिल हो गई। बहन, सिर्फ पिछवाड़े पर ही ध्यान मत दो, सामने वाले आंगन में भी खजाने हैं। अंगूर की बेलें इतने सारे गुच्छों से लदी हैं, हम इन सबको कैसे खाएंगे? जी हाँ महोदया, हमने तो पिछले साल जो शराब बनाई थी उसे भी अभी तक खत्म नहीं किया है। शेया रुकिंग को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। जब आपने इसका जिक्र किया तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने आंतरिक मामलों के मंत्रालय के काफी पैसे बचा लिए हैं। मुझे बाद में सम्राट से इसकी भरपाई जरूर करानी होगी। जैसे ही शेया रुकिंग ने बोलना समाप्त किया, बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। फिर एक गहरी और शक्तिशाली आवाज सुनाई दी, किस बात की भरपाई? शेया रुकिंग झट से उठकर उनका अभिवादन करने चली गई। सम्राट को नमस्कार। इससे पहले कि वह घुटने टेक पाती, उसने उसे वापस ऊपर खींच लिया। अपने इतने बड़े पेट के साथ ये सब औपचारिकताएं क्यों निभा रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है? ज़िया रुकिंग बस मुस्कुरा दी। लेकिन आप तो सम्राट हैं, क्या मुझे झुकना नहीं चाहिए बल्कि बैठ जाना चाहिए? क्या आप सम्राट हैं? इस वाक्य ने उनके दिल में दर्द पैदा कर दिया। एक उपपत्नी जो ज्यादा समझदार नहीं थी और थोड़ी मूर्ख भी थी, जानती थी कि वह सम्राट है, लेकिन कुछ लोग इसे पहचान नहीं पाए। ये सोचकर उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। क्या हुआ सम्राट? झाओ जुनियाओ अचानक होश में आया और उसने उसे थपथपाया। ये कुछ भी नहीं है। पिछली रात की घटनाओं के बारे में सोचते हुए ज़िया रुकिंग ने अनुमान लगाया कि वे संभवतः महारानी से संबंधित थी, इसलिए उसने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने ज़ेड्यू से ताजा तरबूज कटवाया और सम्राट को चाय के साथ परोसने के लिए कई अन्य पेस्ट्रीज का अनुरोध किया।
जैसे जैसे शाम ढलने लगी और बाहर की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी, वैसे वैसे एक सुहावनी हवा चलने लगी। झाओ जुनियाओ जिया रुकिंग को बाहर टहलने के लिए ले गया। गर्भावस्था के चरम पर होने के कारण वह तेजी से नहीं चल सकती थी, इसलिए वह उसके साथ साथ टहलता रहा। कुछ कदम चलकर उसके आने का इंतजार करता रहा। पूरे रास्ते जिया रुकिंग तुच्छ बातों पर बड़बड़ाती रही। झाओ जुनियाओ कभी कभार ही जवाब देता था, लेकिन ज्यादातर वह बस उसे देखता और मुस्कुराता रहता था। अचानक बिना सोचे समझे उसने एक सवाल पूछ लिया, किंग किंग, क्या तुम्हें कभी किसी करीबी ने धोखा दिया है? शिया रुकिंग ने अपनी मुस्कान दबाई और कुछ देर रुकने के बाद आखिरकार बोली, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी माँ का निधन जल्दी हो गया। हे भगवान, क्या वह सच बोल रही थी? सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया त्वरित थी, अन्यथा वह निश्चित रूप से खुद को बेनकाब कर देती। धोखा, ये तो सरासर परित्याग जैसा था। उसके अपने माता पिता ही उसे नहीं चाहते थे, वह क्या कर सकती थी? झाओ जुनियाओ चुप हो गए। कुछ सोचने के बाद जिया रुकिंग ने कहा, सम्राट, आपको इस बात की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद हर किसी के अपने अपने कारण हो। बोलते बोलते ही उसे पछतावा हुआ। कारण? ये कैसी बकवास है? लालच और असंतोष को कारण नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये तो बेशर्मी है। अफसोस, वो एक समझदार और खूबसूरत महिला बनना चाहती थी, लेकिन उसमें भावनात्मक समझ नहीं थी। खैर छोड़ो, शिया रुकिंग ने समस्या को सुलझाने की कोशिश छोड़ दी और उसे कुछ स्वादिष्ट खाना खिलाकर दिलासा देने का फैसला किया। फिर वे दोनों वापस चले गए। रात में जिया रुकिंग ने किसी से बाहर अंगूर की बेलों पर रोशनी जलाने को कहा। एक बड़ा बर्तन रखा गया। उसके नीचे लाल गरम कोयले का एक बर्तन था और उसके ऊपर एक उबलता हुआ गर्म बर्तन रखा था। एक तरफ दूधिया खट्टा बांस की कोम्पल से बना चिकन सूप का बर्तन था और दूसरी तरफ मसालेदार लाल तेल का बर्तन था। झाओ जुनियाओ ने दूर से ही उस सुगंध को महसूस किया। हालांकि उसने बर्तन की ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। किंग किंग, ये बर्तन, ये थोड़ा अलग क्यों दिख रहा है? जिया रुकिंग को काफी गर्व था। जी हाँ, मैंने खुद एक डिजाइन बनाया था और आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने उसी के अनुसार इसे बनाया। ये पूरी दुनिया में इकलौता है। उसकी गर्व भरी मुस्कान देखकर झाओ जुनियाओ को सचमुच हंसी आ गई। यदि शाही परिवार में जन्म लेना, जहाँ माँ और बेटे को भी एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचनी पड़ती है, एक प्रकार की शीतलता है, तो शायद वह उस शीतलता में मोमबत्ती की एक टिमटिमाती किरण है। वह थोड़ी अनाड़ी, थोड़ी मूर्ख और थोड़ी भुलक्कड़ है। उसकी ताकत सीमित है, लेकिन वह हमेशा अपने लिए चीजों को थोड़ा बेहतर बनाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है। इसे कैसे कहें, उसका दिल थोड़ा दुख रहा था और सूजा हुआ सा महसूस हो रहा था। सम्राट, सम्राट देखो यह क्या है? उत्साह से भरे चेहरे के साथ शेयर की खून जैसे लाल रंग के टुकड़ों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर आई। ये मुलायम गोमांस है, पतले पतले टुकड़ों में कटा हुआ, हॉट पॉट खाने के लिए एकदम जरूरी। झाओ जुनियाओ मुस्कुराए, यहाँ आओ। शेया रुकिंग ने खुशी खुशी उसे उसके सामने रख दिया। उसने राहत की सांस ली। आखिरकार सम्राट मुस्कुराए। ओह मेरा दिल। झाओ जुनियाओ की मुस्कान थोड़ी बनावटी लग रही थी, लेकिन उनका दिल सचमुच खुश हो गया था। शेया रुकिंग ने सारे व्यंजन परोस दिए और फिर झाओ जुनियाओ के सामने बैठ गई। महाराज, जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं भरपेट भोजन करता हूँ। कुछ बहुत मसालेदार खाओ, फिर नहाओ और अच्छी नींद लो। उठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग अपनी बुरी भावनाओं को इसी तरह व्यक्त करते हैं। टेबल पर परोसे गए व्यंजन प्रचुर मात्रा में थे। कुछ सब्जियां शाही रसोई से ली गई थी, कुछ पिछवाड़े की सब्जी के बगीचे से ताजी तोड़ी गई थी। सब्जियों की प्लेटें इतनी नरम थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे नमी से लथपथ हो जाएंगी। शाओ झूसी ने तालाब से कमल की कोमल जड़ का एक टुकड़ा भी खोदकर निकाला। पतले पतले टुकड़ों में काटने पर अर्ध पारदर्शी टुकड़े बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इस मौसम में खोदी गई कमल की जड़ों को कच्चा खाया जा सकता है। इनका स्वाद हल्का मीठा होता है, ये कुरकुरी होती है और मुंह में लगभग पिघल जाती हैं। चाहे कच्चा हो या बर्तन में पका हुआ, दोनों ही स्वादिष्ट होते हैं। और वहाँ कई तरह के मांस उपलब्ध थे। एक प्लेट में मेमने का मांस, मुलायम गोमांस, पतले कटे हुए सुअर के पेट का मांस, साथ ही गोमांस की आंत, चिकन विंग्स, मेमने की पसलियां और हड्डी रहित मुलायम मछली के टुकड़े परोसे जाते हैं। इसके अलावा शाही रसोई के मास्टर शेफ ने उनकी अनुरोध पर झींगा में स्टार्च और अंडा मिलाकर झींगा का पेस्ट भी तैयार किया। मेज के बगल में तैयार आलू के टुकड़े, कुरकुरे बुरियर मशरूम, 1 इंच चौड़े लाल शकरकंद के नूडल्स आदि भी रखे हुए थे। वहाँ कटे हुए फल, ताजा सूप और उबले हुए स्नैक्स भी थे। जब मेज पर सब कुछ करीने से सजाकर रख दिया गया, तो भव्य दृश्य देखने वाले झाओ जुनियाओ भी आश्चर्यचकित रह गए। आपने ये सब कहाँ से सीखा? जिया रुकिंग बस मुस्कुरा दी। जब मैं छोटी थी और मुझे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था, तो मैंने सोचा था कि अगर एक दिन मुझे पेट भर खाना मिले, तो मैं दुनिया के सभी स्वादिष्ट व्यंजनों को आजमाना चाहूंगी। सम्राट, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? वह ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा था कि उसे यह पसंद आया या नहीं, बस इतना कह सकता था कि वह कुछ हद तक असमंजस में था। उन्होंने कई वर्षों से इतने तीखे स्वाद वाले व्यंजन नहीं खाए थे। सम्राट, मसालेदार खाना खाए, ये खट्टा बांस की कोम्पल वाला चिकन सूप मेरे लिए है। आह, झाओ जुनियाओ अभी संकोच में थी। आखिरकार वह सम्राट थे और उन्हें अपना संयम बनाए रखना ही था। वह लालची होकर लड़की की तरह चंचल कैसे हो सकता है? झाओ जुनियाओ असहज रूप से हिचकिचा रही थी, जबकि जिया रुकिंग और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने बर्तन में कुछ सब्जियां डाली, उनमें से कुछ निकाली और चखी। स्वादिष्ट है, क्या आप चखना चाहेंगे? उसने कहा और उसे चॉपस्टिक पकड़ा दी। झाओ जुनियाओ ने चिकन शोरबे में पकी हुई कुछ सब्जियां उठाई। स्वाद में बेशक भिन्नता थी, लेकिन ये सब्जियां वाकई बहुत ताजी और कुरकुरी थी। खाना खाने के बाद उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारा वाला तो अच्छा है, लेकिन यह, मैं इसे बिल्कुल नहीं खा सकता। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।